अचानक कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया और अब उन सभी में से सिर्फ 2 बचे जो देखने में काफी स्किल्ड लगते हैं, पर वुसंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये है कौन। इसी वजह से वो उन्हीं लोगों के एक साथी का मरा हुआ शरीर उन पर फेंकता है। स्वॉर्ड डेमन उस शरीर को 2 टुकड़ों में काट डालता है। वुसंग समझ जाता है कि इन्हें अपने साथियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी नजर स्वॉर्ड डेमन की स्वॉर्ड पर बने हुए एक सिंबल पर जाता है, जिसके बाद वुसंग कहता है, क्या तुम दोनों डेमोनिक फैक्शन से हो? ये बात सुन स्वॉर्ड डेमन लड़ने के लिए सामने आता है। इस वक्त वो काफी इम्प्रेस था फिस्ट किंग से, क्योंकि इतना जख्मी होने के बावजूद भी वो इतने लंबे समय तक टिक पाया। फिस्ट किंग कहता है, चुप हो जाओ और तैयार हो जाओ मेरे 10 हमलों के लिए, क्योंकि मैं इन सिर्फ 10 हमलों में ही तुम्हें मार डालूंगा। ये बात स्वॉर्ड डेमन को काफी घमंडी टाइप लगती है। इसी वजह से फिस्ट किंग के घमंड को तोड़ने के लिए वो उसकी तरफ हमला करते हुए आगे बढ़ता है। उन दोनों का क्लैश स्टार्ट होता है। फिस्ट किंग स्वॉर्ड डेमन को एक जोरदार पंच रखता है। फिस्ट किंग यानी कि वुसंग की रफ्तार देखकर स्वॉर्ड डेमन के भी होश उड़ चुके थे। वुसंग 1, 2, 3 ऐसे ही करके टोटल 9 अटैक्स कर चुका था, पर इन 9 अटैक्स में वुसंग ने स्वॉर्ड डेमन के सभी वीकेस्ट पॉइंट को मिस कर दिया था। वुसंग को रियलाइज होता है कि जैसे कोई उसे पकड़ रहा है। हम देखते हैं स्वॉर्ड डेमन के साथ जो दूसरा शख्स था वो वुसंग के पंचेस को रोक रहा था, पर इससे पहले कि वुसंग कुछ और कर पाता, स्वॉर्ड डेमन अपनी तलवार उसकी छाती के आर पार कर देता है, ये कहते हुए, यही तुम्हारा अंत है फिस्ट किंग। फिस्ट किंग अपना आखिरी हमला करता है। इस हमले की वजह से वहाँ पर एक तगड़ा शॉक वेव जनरेट होता है। थोड़े समय बाद जब धुंध हटती है तो हम देखते हैं कि फिस्ट किंग जमीन पर पड़ा है, जहाँ स्वॉर्ड डेमन उसके पास मौजूद होकर कहता है, तुम सच में लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर हो फिस्ट किंग। वुसंग के पंच की वजह से वहाँ की चट्टानें टूट गई थी। दूसरा बंदा आता है और कहता है, ये ज्यादा खतरनाक हो सकता था, थोड़ा ध्यान रखा करो। स्वॉर्ड डेमन फिस्ट किंग को मॉक करते हुए कहता है, ओए फिस्ट किंग, अगर तुम मरने ही वाले हो तो तुम्हें। बट तभी फिस्ट किंग यानी कि वुसंग स्वॉर्ड डेमन को अपना आखिरी और 10वां पंच मारता है, जिस पंच की वजह से स्वॉर्ड डेमन को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो खुद को संभाल भी नहीं पाता। वुसंग के शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। उसे रियलाइज हो चुका था कि फिस्ट किंग के रूप में उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, जहां मरते वक्त उसकी इच्छा यही थी कि काश वो एक और बार इन्हें पंच मार सकता, और बस इसी के साथ फिस्ट किंग डैन वुसंग डेमोनिक फैक्शन के हाथों मारा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियानवा माउंटेन सेफ हाउस का सीन, जहां अचानक एक लाइटनिंग की स्ट्राइक होती है। एक लड़की किसी का ध्यान रख रही थी, जिसका ध्यान रखा जा रहा था उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। इस वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिरकार मैं हूँ कौन, क्या किसी ने मेरा इलाज किया, मेरे शरीर पर कोई घाव भी नहीं। वो लड़की कहती है, पहले यंग मास्टर, क्या आपको पानी चाहिए? वो लड़का हाँ में जवाब देता है, ये सोचते हुए कि आखिरकार ये मुझे पहला यंग मास्टर क्यों बोल रही है। तभी उसकी नजर पानी पीते वक्त एक आईने पर पड़ती है, जो देख उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लग रहा था कि उसके चेहरे पर कोई मास्क लगाया गया है, पर मास्क लगाने का कोई निशान था नहीं। वही वो लड़की ऐसा अजीब बर्ताव देखकर फिजिशियन को बुलाने जाती है। वो लड़का खुद को चाटा मार चेक करता है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। थोड़े समय बाद वो यही सोच रहा था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सब कुछ डेमोनिक फैक्शन ने किया हो, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ कर सकते तो जरूर उन्होंने अभी तक जियानहो में अपना कंट्रोल कर लिया होगा। तो मेरा ये जो चेहरा है, आखिरकार ये शख्स है कौन? लगता है मुझे खुद ही ढूंढना होगा। यार, एक तो ये शरीर कितना कमजोर है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ, मुझे चलना तक नहीं आता। अचानक उसकी नजर योनहा मर्चेंट ग्रुप के नाम के एक फाइल पर जाती है। ये नाम उसने पहले भी सुना था, क्योंकि ये ग्रुप काफी बड़ा मर्चेंट ग्रुप था जो कि जियानहुआ के माउंटेन में ऑपरेट करता था। उस फाइल को पढ़कर उस लड़के को समझ में आता है कि ये शरीर का मालिक इसी मर्चेंट ग्रुप के लीडर का सबसे बड़ा बेटा ली जिन योन है। पता चलता है कि जिन पैसे, गैम्बलिंग और औरतों का एडिक्ट था, बिल्कुल एक लूजर। उस फाइल से तो एटलीस्ट यही समझ में आ रहा था, ये कोई सॉर्सरी नहीं थी, ना ही कोई मास्क। शरीर में कुछ और महसूस भी नहीं हो रहा था, ना ही कुछ अजीब जिससे पता चल सके कि आखिर हुआ क्या। जिससे वो लड़का इसी कंक्लूजन पर आता है कि फिस्ट किंग डैन वुसंग इस वक्त ली जिन योन के शरीर में रेइनकार्नेट हो चुका है। फिस्ट किंग डैन वुसंग, या तो फिर कहा जाए जिन, खुद की सोच में खोया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो चुका है। तभी गोंगसन म्योंग, जो कि जिन का फिजिशियन होता है, वो दौड़ते हुए वहाँ पर आता है और पूछता है कि आप ठीक हैं? जिन को ये बंदा बड़ा ही अजीब लगता है। म्योंग फिक्र जताते हुए कहता है, मुझे बताया था कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है, आपको अंदाजा भी नहीं कि मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। फिर वो जिन के हाथ को चेक करने लगता है। जिन अपने हाथ को खींच लेता है और ये कहता है, मैं ठीक हूँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहीं म्योंग कहता है, ये जान के काफी खुशी हुई, मैंने
आपके लिए खाना बनवाया है, वही खाना जो आप हमेशा खाते थे, जल्दी लेकर आओ। ये खाना कुछ और नहीं बल्कि चिकन सूप था, जो कि जिन के इस कमजोर शरीर के लिए काफी बेहतर था। पर जिन जब ये खाना देखता है तो उसे पता चलता है कि ये चिकन सूप की डिश, इसे ड्रैगन या फिनिक्स सूप कहा जाता है, जो कि सिर्फ उन्हीं के लिए बेहतर है जो पहले से ही हेल्दी हो। पर अगर मेरी बात की जाए तो ये मेरे लिए किसी जहर से कम नहीं। इसने मेरी पल्स चेक करने की कोशिश की। जरूर इसे थोड़ा अजीब लगा होगा जिन को अच्छी हेल्थ में देखकर। ये बंदा तो बिल्कुल सांप की तरह है जो मुझे कभी भी डस सकता है। मेयोंग कहता है अगर आप इसे डेली खाएंगे तो आप बिल्कुल उनकी तरह हेल्दी हो जाएंगे जो कि ड्रैगन फिनिक्स मार्शल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। जिन पूछता है कि ड्रैगन फिनिक्स मार्शल कंपटीशन को बीते हुए कितना समय हो चुका है। मेयोंग को कंफर्म तो नहीं था पर इसमें लगभग 200 साल बीत चुके थे। ये बात सुन जिन कहता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, सूप को यहीं पर रख दो और यहाँ से निकल जाओ। मेयोंग इंसिस्ट करने की कोशिश करता है बट जिन उसे जबरदस्ती निकाल देता है ये कहते हुए कि मुझे सोना है, मुझे दोबारा जगाना मत, गेट बंद कर। जिन यही सोच रहा था कि अगर ड्रैगन फिनिक्स मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को स्टार्ट हुए अगर अभी 200 साल हो चुके हैं, इसका मतलब 200 बार ड्रैगन फिनिक्स मार्शल टूर्नामेंट को होस्ट किया जा चुका है। तो इससे ये तो जाहिर है कि मुझे मरे हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ। ये काफी अच्छी बात है क्योंकि डेमोनिक फैक्शन के वो कमीने वो अभी भी जिंदा होंगे। साथ में यहाँ पर एक ऐसा फिजिशियन है जो मुझे मारना चाहता है। इस वक्त मैं उन्हीं लोगों से घिरा पड़ा हूँ जिन्हें सच में सबक की जरूरत है। पर फिक्र मत करो कमीनों, इस बार मैं तुम सभी को सिर्फ एक पंच में ही जान से मार डालूंगा। कुछ लड़कियां खाना लेकर आई हुई होती हैं, मतलब काफी ज्यादा खाना। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस बार वो इतना ज्यादा खाना खाने वाला है, उसे इतनी भूख लगी है। तभी जिन बाथ लेकर बाहर आता है। उसे दिखता है कि ब्रेकफास्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है, इसीलिए वो सबसे कहता है आज से खाना बिल्कुल ऐसा ही रखना, अब तुम लोग जा सकती हो। जाते वक्त वो लड़कियां यही बात कर रही थी कि शायद अब ये सच में काफी हेल्दी हो चुका है। जिन जब खा रहा होता है तो मेयोंग अंदर आने की परमिशन मांगता है। जिन पहले तो इस बात को इग्नोर करता है पर दोबारा परमिशन मांगने पर वो मेयोंग को अंदर आने देता है। मेयोंग हंसते हुए अंदर आता है। जिन इस वक्त यही सोच रहा था कि ये जब भी आता है तो मेरी इतनी फिक्र करने का नाटक क्यों करता है, क्या मुझे इस छोटे से चूहे को अब पकड़ना चाहिए। इसी वजह से वो पूछता है वैसे फिजिशियन मेयोंग तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। मेयोंग बताता है मैंने आज से पहले आपके मुंह से ऐसा कुछ सुना नहीं, सच बताऊं तो मुझे थोड़ा अकेलापन लग रहा था, इसी वजह से मैं आ गया। बाय द वे आप अब काफी बदले हुए लग रहे हैं, लगता है मेरी मेहनत काम आई। जिन कहता है तुम्हारी मेहनत, इसका मतलब ड्रैगन फिनिक्स सूप से मुझे मारने में जो तुमने मेहनत की। ये बात मेयोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती पर फिर भी वो शांत होते हुए बोलता है शायद कोई गलती हुई है, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। ड्रैगन फिनिक्स सूप एक ऐसी टॉनिक थी जिससे कि आप और भी ज्यादा जल्दी ठीक होते। जिन कहता है अच्छा ऐसा क्या, मुझे लगा वो जहर है। ये बात मेयोंग को काफी हैरान कर देती है। इसी वजह से वो कहता है मैं आपका फिजिशियन हूँ, अगर आप मेरा यहाँ पर सम्मान नहीं कर सकते तो मैं जा सकता हूँ और मैं जा भी रहा हूँ। जब मेयोंग वहाँ से जाता है तो जिन उसे रोकते हुए कहता है तुम बिना मेरी बुलाए यहाँ पर आए और अब तुम बिना मेरी परमिशन के यहाँ से जा रहे हो, जरा बताओगे यहाँ पर तुम मास्टर हो या मैं। मेयोंग रुक जाता है जिस पे जिन कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे बस एक लेटर भेजना था, जरा उस डेस्क से लेटर लिखने वाली चीजें लेकर आना। मेयोंग वो चीजें लेकर आता है जिस पे जिन कहता है मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही लिखते जाओ। ली जिन योन की इस बीमारी की वजह से मुझे कुछ समय और इसी विला में रहना होगा और क्योंकि मेरी ये घटिया सी लाइफ कुछ ज्यादा ही लंबी है तो मुझे सुझाव दीजिए कि अब मैं क्या करूं। ये बात सुन मेयोंग रुक जाता है। जिन पूछता है क्या हुआ, आखिर तुम लिख क्यों नहीं रहे। मेयोंग हंसते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है बट तभी जिन अपने पास मौजूद एक चॉपस्टिक उसकी तरफ फेंक देता है। वो चॉपस्टिक जाके एक दीवार में हिट करती है बट मेयोंग की गर्दन पर भी वो हल्का सा डैमेज कर देती है जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही थी उस जगह पर हाथ रखते हुए जिन कहता है ओए बुड्ढे, मैं वो पुराना वाला ली जिन योन नहीं हूँ। पहले तो वो ड्रैगन सूप हो सकता है कि हेल्दी लोगों के लिए वो एक टॉनिक हो पर मेरे जैसे एक बीमार इंसान के लिए वो किसी जहर से कम नहीं। तुम एक फिजिशियन हो, तुम ये बात जानते होगे। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इस बात को नोटिस नहीं कर पाऊंगा कि तुम मेरी पल्स चेक कर रहे हो, ये जानने के लिए कि मैं अभी कितने देर में मरूंगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी, मुझे जान से मारने का ख्याल तुम छिपा भी नहीं सके। जरूर इसमें तुम अकेले नहीं हो। इस कागज पर उन लोगों के नाम लिख दो जिन्होंने भी तुम्हें ये करने के लिए ऑर्डर दिया है। मेयोंग पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर मेरे जैसे एक दयालु इंसान पर आप शक कैसे कर सकते हैं। बट तभी मेयोंग को रियलाइज होता है कि वो अब खुद को छिपा नहीं सकता। इसी वजह से वो कहता है इवन तुम्हारे जैसा एक कमीना भी इतना समझदार है कि ये समझ गया। जिनको मेयोंग के असली रंग दिख जाते हैं। जहाँ मेयोंग कहता है सच बताऊं तो मैं तुम्हें काफी आसान और अच्छी मौत दे रहा था, कितने बेवकूफ हो तुम। मेयोंग अभी सोच ही रहा था
कि अगर मैं इसे मार दूं तो मुझे उन सर्वेंट्स को भी मारना होगा, पर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। बट तभी जिन एक चॉपस्टिक म्योंग की गर्दन में धंसा देता है। अगले सेकंड वो म्योंग के सर पर हमला करता है, जिसकी वजह से म्योंग वहीं पर मारा जाता है। जिन कहता है, अरे ध्यान कहाँ है दद्दू तुम्हारा, इतनी उम्र हो गई और अभी तक ये भी पता नहीं चला कि अगर सामने कोई बात कर रहा हो तो उससे ध्यान हटाना नहीं चाहिए। जिन ने अपने हाथों से हमला किया था, जिसकी वजह से उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा था। इस दर्द को एहसास करते हुए जिन समझ जाता है कि उसे अपनी ताकत दोबारा रिकवर करनी पड़ेगी, और एक बार जब वो ऐसा कर ले तो जरूर इन सभी प्लान्स के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो उसे खत्म कर देगा। अचानक उसे हेडेक होता है। जिन को कुछ पुरानी यादें दिखने लगती हैं, जो कि असली जिन की थी। इन यादों को देखकर वो खुद को रोने से रोक नहीं पाता। जिन योनहा मर्चेंट ग्रुप के लीडर का सबसे बड़ा बेटा है, जो ना ही दूसरे बेटे की तरह समझदार है और न ही तीसरे बेटे की तरह ताकतवर। वो बस एक ऐसा बेटा था जिसके अंदर बड़ा भाई होने का कोई गुण नहीं। उसने इन सभी चीजों का समाधान करने के लिए पैसे का सहारा लिया, और फिर उसे एक ऐसी चीज की लत लग गई जो उसे नहीं लगनी चाहिए थी। पर जब तक उसे कुछ समझ में आता कि उससे गलती क्या हुई है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। हर कोई उससे दूर जा चुका था। उसने अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से जिन को इस विला में भेजा गया। और अगर जिन की यादें सही हैं, तो इसका मतलब उसका मेन क्लैन इस विला के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करता। शुरुआत में तो फिस्ट किंग डैन वोसंग जिन के शरीर में आ गया था, वो भी बिना किसी यादाश्त की। मतलब शुरुआत में उसके पास जिन की यादाश्त नहीं थी, पर अब जब उसके पास यादाश्त है तो वो मार्शल आर्ट पर और भी फोकस कर सकता है। जिन यानी कि डैन वूसंग को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी बॉडी जो कि गिफ्टेड हो उसका वेस्ट हो गया, पर अब अपनी पिछली जिंदगी के नॉलेज और कुछ रेयर एलेक्सर्स का सहारा ले वो बहुत जल्द ताकतवर हो सकता है। और बात की जाए अगर एलेक्सर्स की, तो अब पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि म्योंग मरा था, वो भी काफी पैसे छोड़कर गया था, और साथ में ही जिन एक वेल्दी मर्चेंट ग्रुप के लीडर का सबसे बड़ा बेटा है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, पतझड़ आता है, बारिश आती है, मौसम बदलते जाते हैं, और एक साल बाद योनहा मर्चेंट ग्रुप के गार्ड स्क्वाड का एक मेंबर मॉक इन स्योप उस विला में आज जिन के बारे में पूछता है, ताकि वो उसे एक लेटर दे सके। वहाँ मौजूद लड़कियां यानी कि सर्वेंट बताती हैं कि जिन दूसरी तरफ है। स्योप की नजर जब जिन पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन सिर्फ 1 सालों में इतना बदल चुका है, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से हेल्दी हो चुका था। अभी तक जिन ने अपने एनर्जी कोर को इस बॉडी में मैनिफेस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इस बॉडी में रहकर सरवाइव करने के लिए जितनी भी मार्शल आर्ट्स की जरूरत थी वो अब इसमें आ चुकी थी, जैसे कि मोबिलिटी आर्ट, बॉडी आर्ट, रैपिड स्ट्राइड और व्हाइट लाइटनिंग, जिसके 10 फेजेस होते हैं। पर अभी तक जिन सिर्फ 4th फेज तक पहुंच पाया था। सब कुछ काफी स्मूथली हुआ था, पर दिक्कत ये थी कि अभी तक इतना सब भी काफी नहीं। तभी स्योप वहाँ जिन के पास आता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मैं आपके लिए मेन क्लैन से एक लेटर लेकर आया हूँ। जिन वो लेटर मांगता है। इधर स्योप सोच ही रहा था कि आखिरकार ये हुआ क्या, ये इतना हेल्दी कैसे हो गया और इतना हट्टा कट्टा। जिन कहता है, लेटर दोगे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। थोड़े समय बाद जिन वो लेटर पढ़ रहा था, जिस लेटर को पढ़कर उसे समझ में आता है कि उसके पिता की तबीयत काफी खराब हो चुकी है और अब वो ज्यादातर समय बिस्तर पर ही रहते हैं। और तो उस लेटर से जिनको ये समझ नहीं आता कि आखिरकार उनकी तबीयत खराब क्यों हुई। इसी वजह से वो ये बात स्योप से पूछता है। स्योप बताता है कि जरूर इसके पीछे ओ यंग क्लैन का हाथ है। तुम्हें तो पता ही होगा कि प्रोटेक्शन के बदले हमारा ग्रुप उन्हें काफी अच्छी खासी रकम देता है। ऑल्दो अब वो रकम बढ़ती जा रही है, जिसे संभालना मुश्किल है। जिन कहता है, हाँ तो जरूर ओ यंग क्लैन अपना काम अच्छे से कर रहा होगा और जरूर उसके पास कोई ना कोई कारण तो होगा ही, इसी वजह से वो रकम बढ़ा रहे हैं। जिसपे स्योप बताता है कि वो सब के सब कमीने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जब लिटिल डाइटी सेक्ट ने हमारे ऊपर जबरदस्ती के टैक्स थोपने की कोशिश की, तब भी ओ यंग क्लैन शांत रहा, ये कहकर कि जब योनहा मर्चेंट ग्रुप का कोई सीरियस इशू होगा तभी हम कुछ करेंगे। और हमारे गार्ड कैप्टन उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हम ओ युंग हू की बात कर रहे हैं। जिन यानी कि फिस्ट किंग ने ये नाम पहले भी सुना था, और अगर उसने ये नाम पहले भी सुना था इसका मतलब जरूर ओ युंग हू कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। इसी वजह से जिन कहता है, तो अगर मैं बस इन ओ युंग क्लैन से निपट लूं तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। स्योप बताता है कि एक और दिक्कत है जिसकी वजह से शायद आपके पिता की तबीयत खराब हुई। असल में दूसरे और तीसरे यंग मास्टर के बीच एक स्वॉर्ड फाइट हुई थी और लीडर ने ये स्वॉर्ड फाइट देख ली, जो देखते ही अचानक वो बेहोश हो गए। उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो अपने गुस्से पर काबू भी नहीं कर पाए। जिनको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों भाई स्वॉर्ड के साथ लड़ाई कर रहे थे, वो भी ग्रुप लीडर के सामने। स्योप बताता है कि फिक्र करने की बात नहीं है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार ये मैटर खत्म हो जाएगा। बट तभी जिन उसकी बात काटते हुए कहता है, ना मुझे नहीं लगता
कि मैं सिर्फ ऐसे बैठकर ये सब कुछ देख पाऊंगा। तुम चाहो तो ये लेटर रख लो अपने पास, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर आने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेब को, जो कि अपने सभी साथियों को बता रहा था कि कैसे पहले यंग मास्टर कितना बदल चुके हैं। वो एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट लग रहे थे, उनका शरीर तो बिल्कुल ही बदल चुका है। ये सारी बातें सुनकर हर कोई हंसने लगता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर कि वो बंदा सुधर सकता है। एक बंदा कहता है, कम ऑन, अगर तुम्हें जोक ही मारना है तो थोड़ा एफर्ट लगाओ इसमें। इसके बजाय तुम ये कहते कि वाइस कैप्टन का कोई लवर है तो मैं इस बात पर यकीन कर लेता, पर तुम्हारी इस बात पर यकीन करना तो बड़ा ही मुश्किल है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं गार्ड स्क्वाड के वाइस कैप्टन हान योप को, जो कहता है, तो इसका मतलब यंग मास्टर जिन अब स्वस्थ हो चुके हैं। उनके मार्शल आर्ट के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर शुरुआत से ही उनके पास काफी अच्छी फिजिक थी। चलो ये बताओ आखिर कब तक आने वाले हैं वो। सेब बताता है कि कंफर्म तो नहीं पता और वो श्योर भी नहीं है, पर ये जरूर पता है कि वो आएंगे जरूर। तभी बाहर से आवाज आती है कि यंग मास्टर जिन योन आ चुके हैं। हान सभी को बताता है कि तैयार हो जाओ, हमें उनका स्वागत करने के लिए चलना है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन को, जो कि मर्चेंट ग्रुप के सामने खड़ा हो सोच रहा था, ये तो कमाल है, मैंने अभी तक असलियत में इस मर्चेंट ग्रुप को देखा नहीं था, पर नजदीक से देखने पर तो ये काफी अच्छा लग रहा है। लगता है जिस बंदे के शरीर में मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ, यानी कि जिन, वो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। इतने पैसे वाले घर से था वो। तभी वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं, बट जिन उन्हें रोक देता है, ये कहते हुए कि मैं लीडर से खुद जाके मिलूंगा, तुम दोनों जाके आराम कर सकती हो। आगे जाते हुए जिन यही सोच रहा था कि आखिरकार मेरा स्वागत करने के लिए कोई आया क्यों नहीं, बट तभी उसे अपने सामने गार्ड स्क्वाड दिखती है, जो कि वापसी पर जिन को बधाइयां दे रही थी। हान भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, ये कहते हुए कि आपको पहचानना तो काफी मुश्किल हो रहा है। इधर वो दूसरा बंदा ये सब कुछ देखकर ये समझ रहा था कि वाइस कैप्टन यानी कि हान का कोई आत्मसम्मान ही नहीं है, क्योंकि ये वही जिन है जिसने इन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया, इनकी बेइज्जती की थी, वो भी सिर्फ लड़कियों के लिए, और अब दोबारा वही होने वाला है। बट तभी जिन उन सभी को ग्रीट करते हुए कहता है, हमेशा समस्या खड़ी कर देने वाले मेरे जैसे इंसान का स्वागत करने के लिए धन्यवाद। ये देखकर हर कोई हैरान था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इसने ग्रीट कैसे किया, इतने सारे मैनर्स। और अब सभी को समझ में आ रहा था कि जिन सच में काफी बदल चुका है। हान जिन को अपने साथ ले जाता है ताकि वो अपने पिता से मिल सके। अंदर जाने के बाद वो बताता है कि मैंने लीडर को इन्फॉर्म कर दिया है कि मिलने के लिए आप आने वाले हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं योनहा मर्चेंट ग्रुप के लीडर के सबसे छोटे बेटे यानी कि ली जा योन को, जो कहता है, अरे देखो देखो आज कौन आया है, ये तो वही ठरकी जिन है ना, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम पूरी तरह से बदल चुके हो और अब तो तुम मुझे घूर भी रहे हो, इतनी हिम्मत। हान इस वक्त यही सोच रहा था कि ली जिन को बहुत पीटता है और अगर वो इस बार बीच में नहीं आया तो दोबारा से वही होगा। इसी वजह से हान जिन के ऊपर से ली का हाथ हटाते हुए कहता है, तुम दोनों भाई काफी समय बाद मिल रहे हो, जरूर ये एक खुशी का अवसर है। बट तभी ली हान को एक जोरदार चाटा रखते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे शरीर को टच किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी हैसियत भूल रहा है वाइस कैप्टन, तुझे सिखाऊं क्या कि तेरी असली जगह कहाँ पर है। ये देखकर जिन ली के पास अपना हाथ लेकर जाता है, जिस पे ली पूछता है क्या हुआ, बट इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता जिन उसे जोरदार पंच रखता है। सिर्फ इस एक पंच की वजह से ली के होश उड़ जाते हैं। जिन कहता है, सच बताऊं तो यहाँ पर आने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था, और तभी वो उसके कंधे को जोर से दबाने लगता है, जिसमें ली दर्द से चीखते हुए कहता है, कमीने कहीं के पागल हो गया है। ये सुन जिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो कहता है, क्या कहा तुमने कमीन, तुम्हें मुझे अपना बड़ा भाई कहना चाहिए। इस पूरे मामले को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं मर्चेंट ग्रुप के लीडर के दूसरे बेटे यानी कि ली हुआ योन को। हुआ देखता है कि लीडर के रूम के सामने इतना शोर हो रहा है, इसी वजह से वो हान से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस पे हान बताता है कि पहले और तीसरे यंग मास्टर के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई। हुआ को लग रहा था कि जरूर ली जिन को हरेस कर रहा होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता आया है। इसी वजह से वो सभी को साइड कर ली को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, बट जैसे ही वो अपने सामने का नजारा देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में जो मार खा रहा था वो ली था और जो मार रहा था वो जिन। जिन कहता है, इतना शोर क्यों कर रहे हो, थोड़ा शांत रहो, इस वक्त हम पिताजी के रूम के बाहर हैं। ओह वैसे हुआ ये तुम हो क्या, काफी समय हो गया तुमसे भी मिले। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन तीनों को एक जगह पर। हुआ बैठा हुआ था
और ली अभी भी माफी मांगे जा रहा था। जिन को हुआ के हाथ पर कुछ घाव दिखते हैं, इसीलिए वो पूछता है कि क्या यह सब इसने किया है। वह कहता है नहीं, कुछ खास नहीं। तभी जिन ली को बुरी तरह पीटने लगता है। पीटते हुए वो बोले जा रहा था, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही बड़े भाई पर तलवार तानने, क्या तुम्हें और पीटना है। वही दूसरी तरफ ली बस माफी मांगे जा रहा था, ये सोचते हुए कि आखिरकार जिन मुझे मार कैसे पा रहा है, ये तो बड़ा कमजोर हुआ करता था। वह पूछता है सेफ हाउस में कुछ हुआ क्या, तुम काफी बदले हुए लग रहे हो। जिन कहता है अच्छा ऐसा लग रहा है क्या, वैसे तुम्हारी नजरें तो बड़ी तेज हैं। तभी जिन की नजर कुछ स्क्रोल्स पर जाती है। जिन्हें देख जिन पूछता है कि आखिर ये है क्या। वह बताता है ये कुछ एम्प्लॉयज की लिस्ट है जिनकी जरूरत कल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में पड़ेगी। एम्प्लॉयज की लिस्ट में जिन को म्यूंग का नाम दिखता है। जिन पता करना चाहता था कि आखिरकार म्यूंग को रिकमेंड किसने किया था, पर अब उसे समझ में आ चुका था कि म्यूंग को रिकमेंड करने वाला कोई और नहीं बल्कि ओ यंग हो है। जो देख के जिन कहता है वाह और ली, अगर तुम दोनों में से कोई भी ओयुंग क्लैन के साथ काम कर रहा है तो मुझे अभी के अभी बता दो। वह मना कर देता है, ये बोलते हुए कि तुम्हें सच में लगता है ऐसा हो सकता है। वहीं ली भी कहता है ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो, हम सब जानते हैं कि पिताजी ने इस मर्चेंट ग्रुप को आगे ले जाने के लिए कितनी मेहनत की है, तो हम इसे किसी और क्लैन द्वारा बर्बाद होने नहीं दे सकते। जिनको ये बात सुनकर काफी खुशी होती है, क्योंकि कम से कम अब उसे अपने भाइयों को तो जान से नहीं मारना पड़ेगा। इसी वजह से वो कहता है क्या कल की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हर एक हायर अप आने वाला है। वह हाँ में जवाब देता है। जिन कहता है ठीक है कल मैं भी आऊंगा। ये बोलने के साथ ही जिन वहां से चला जाता है। इधर वो दोनों भाई सोच में पड़ गए थे कि आखिरकार हुआ क्या। वहीं ली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ मुमकिन कैसे। उसे अफसोस हो रहा था कि वो जान हुआ माउंटेन में क्यों नहीं गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रुप लीडर के रूम का सीन, जिससे मिलने के लिए जिन आ चुका है। ग्रुप लीडर सेयोंग मिन पूछता है कि बाहर कैसी आवाज हो रही थी। जिन कहता है कुछ खास नहीं, खैर मैंने सुना स्ट्रेस की वजह से आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। सेयोंग मिन बताता है कि ये कुछ नया नहीं है, शुरुआत से ही मुझे काफी स्ट्रेसफुल रहने की आदत है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़ी मर्चेंट ग्रुप को मैनेज करना इतना आसान नहीं। पर लगता है अब मेरा ये बुढ़ा शरीर मेरा साथ नहीं दे पा रहा। वैसे तुम काफी बदल चुके हो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा है। क्या तुम सच में जिन ही हो? तुम्हें ऐसे देखकर मैं काफी खुश हूँ। जिन यानी कि फिस्ट किंग नहीं जानता था कि आखिरकार एक पिता का प्यार होता क्या है, क्योंकि जब वो छोटा था तभी से ही उसके पेरेंट्स नहीं थे। पर ली जिन एवन की बात अलग है। उसकी यादों में देखकर समझ में आ रहा था कि उसके पिता कितने महान इंसान हैं, पर अब उनकी हालत ऐसी हो गई है। जिन कहता है पिताजी फिक्र मत कीजिए, हमें बस आपके इस स्ट्रेस को खत्म करना है, मैं ये सब कुछ संभालूंगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सेयोंग मिन पूछता है खत्म करने से तुम्हारा मतलब? जिन कहता है कुछ खास नहीं, आप आराम कीजिए। अगले दिन योनहा मर्चेंट ग्रुप के कॉन्फ्रेंस में हर कोई मौजूद था। ओ यंग हो यानी कि योनहा मर्चेंट ग्रुप के गार्ड स्क्वाड का लीडर भी वहां पर आया हुआ था, जो कि ओयंग क्लैन का एक मार्शल मास्टर है। एक बंदा फुसफुसाते हुए कहता है गार्ड स्क्वाड लीडर, ये तो शायद सबसे बड़ा बेटा है ना, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ओयंग कहता है आई गेस वो ग्रुप में अपनी पोजीशन को लेकर ज्यादा फिक्र कर रहा होगा, तभी वो यहाँ पर आया। हुआ अब तक अपनी बातें रख चुका था, इसी वजह से आखिरी में वो सबसे पूछता है कि क्या किसी का अलग ओपिनियन है, अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओयंग कहता है एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। मैंने सुना है कि वापस आने के बावजूद भी पहले यंग मास्टर के पास कोई गार्ड नहीं है। मेरे पास कोई है जिसे मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। ये बात सुन लोग फुसफुसाने लगते हैं एक दूसरे में ही कि ओयुंग क्लैन के पहले ही कई लोग योनहा मर्चेंट ग्रुप में आ चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरा मर्चेंट ग्रुप ओयुंग क्लैन के अंडर आ जाएगा, जिसमें ज्यादातर मेंबर्स ओयुंग क्लैन के होंगे। ये बात सुनकर ओयुंग हो को काफी गुस्सा आता है, इसी वजह से वो अपने हाथ में मौजूद ग्लास को तोड़ देता है। हर कोई ये देख डर चुका था। ओयुंग हो कहता है अरे माफ करना, ये स्लिप हो गया। वैसे अभी जो मैंने कहा उसके बारे में किसी का कोई अलग सजेशन है? वहाँ मौजूद हर कोई समझ चुका था कि ओयुंग हो उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है। जिन कहता है मुझे दिक्कत है, मैं भी कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा, और मेरा सजेशन है कि गार्ड स्क्वाड लीडर ओयुंग हो को फायर कर दिया जाए। ओयुंग क्लैन के बंदे ये सुनकर हंसने लगते हैं, ये सोचते हुए कि क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। इधर ओयुंग हो भी हंसते हुए कहता है तो तुम चाहते हो कि मुझे फायर कर दिया जाए? तुम काफी समय बाद यहाँ पर आ रहे हो तो जरूर तुम भूल चुके होगे कि आखिरकार मैं हूँ कौन, पर फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। जिन एक ताकतवर पंच से जमीन पर हमला करते हुए कहता है अच्छा ऐसा है क्या? हमले की वजह से वहाँ की जमीन टूट जाती है, जिस पे जिन कहता है तुम्हारा थोड़ा इन्फ्लुएंस क्या हो गया तो जरूर तुम भूल चुके होगे कि तुम्हारी असली जगह क्या है।
पर ये बात समझ लो कि योनहा मर्चेंट ग्रुप मेरा है। कॉन्फ्रेंस में आने से कुछ समय पहले का सीन। ये सारी बातें जिन ने हुआ को बताई थी कि वो गार्ड स्क्वाड के कैप्टन को डिसमिस करने वाला है। जो बात सुन के वो इस बात के लिए सहमत तो हो जाता है, पर डिसमिस करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो लोग कोई आम लोग नहीं है। जिन कहता है जरा अपने आसपास देखो, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे मर्चेंट ग्रुप को कोई धीरे धीरे खत्म कर रहा है? क्या तुम्हें यहाँ पर योनहा मर्चेंट ग्रुप के अलावा ओयुंग क्लैन के और ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं? वाह, ये बात समझ जाता है। वहीं जिन कहता है फिक्र मत करो, मैं यानी कि तुम्हारा बड़ा भाई सब कुछ संभाल लूंगा। प्रेजेंट में हुआ को समझ में आ चुका था कि जिन कैसे संभालने की बात कर रहा था। जिन के इस अग्रेसिव बिहेवियर को देखकर ओयुंग क्लैन के बंदे सामने आते हैं और ये कहते हैं यंग मास्टर जिन, आखिरकार इस पागलपन का मतलब क्या है? वहीं हुआ अपने साथियों के साथ सामने आ कहता है तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के ऊपर अपनी तलवार तानने की? यंग मास्टर जिन, आप पीछे हट जाइए, इन्हें हम देखते हैं। मामला काफी गर्म हो चुका था। दोनों तरफ की पार्टीज ने एक दूसरे पर तलवार तान दी थी, कभी भी जंग हो सकती थी। तभी जिन कहता है यार ये कितनी अजीब बात है, तुम लोग उसे ही डराने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है। साले तुम सभी के सभी मरना चाहते हो क्या? हाँ, वैसे सच बताऊं तो मुझे बुरा लग रहा है कि ओयुंग हो यानी कि तुम्हारा गार्ड स्क्वाड का कैप्टन फायर हो रहा है, और अब वो आराम से रिटायर तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसके रिटायरमेंट प्लान को बर्बाद कर दिया है। पर उससे पहले मुझे कुछ कहना है। ओयुंग हो, तुमने फिजिशियन म्यूंग को हायर किया ताकि तुम मुझे सेफ हाउस में ही असैसिनेट करवा सको। साथ में तुमने मेरे भाइयों के बीच लड़ाई करवाई, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर दो भाई लड़ेंगे तो फायदा तीसरे का ही होगा और इससे तुम्हें आसानी होगी। और जाहिर सी बात है तुम्हें ये भी पता था कि ये सब कुछ देखकर मर्चेंट ग्रुप के लीडर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो बिस्तर पर पड़े रहेंगे। और तुम ये भी अच्छे से जानते थे कि अगर तुम हम तीन भाइयों में से एक को भी अपनी कठपुतली बना के नचा पाते तो योनहा मर्चेंट ग्रुप तुम्हारे हाथ में आ जाता। ये बात सुन के ओयुंग को बहुत ही जोरों से हंसने लगता है। हंसते हुए वो बोले जा रहा था ये बस आपके डिल्यूजन्स हैं। जिन उसके पास आ कहता है अच्छा ऐसा है क्या? वैसे तुम्हें बता दूं कि जिस म्यूंग को तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था वो कमीना मेरे ही हाथों मारा गया, और तभी से मैं ये तलाश कर रहा था कि आखिरकार ये सब करवाने वाला था कौन। ओयुंग हो को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं जिन कहता है अरे ज्यादा दुखी मत हो, वैसे उस कमीने को मैंने सिर्फ एक ही हमले में मार दिया था, मतलब उसे तड़पने तक नहीं दिया मैंने। देख रहे हो कितनी अच्छी मौत देता हूँ मैं। वैसे ओयुंग हो, आगे से अगर तुम्हें किसी बड़े मर्चेंट ग्रुप पर कब्जा करना हो तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना। जिनकी ये सभी बातें सुनकर ओयुंग हो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो अपने गुस्से पर काबू ना कर पाने की वजह से हमला करते हुए कहता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो? जिन यही चाहता था कि ओयुंग हो इस बात को कंफर्म करे कि जो भी वो सोच रहा है वो सही है, और ओयुंग हो ने हमला करके कंफर्मेशन कर दिया था। इसी वजह से जिन अपने फिस्ट को रेडी करते हुए ओयुंग हो के इस ताकतवर हमले को ब्लॉक करता है। हमले की टकराव की वजह से वहाँ पर एक ऐसी शॉकवेव आती है कि हर कोई पीछे की तरफ ढकेले जाने लगता है। ओयुंग हो लाइटनिंग एनर्जी देखकर समझ जाता है कि इसने मार्शल आर्ट सीख लिया। वो दोनों थोड़ा थोड़ा पीछे जाते हैं, जहाँ किसी को ये समझ आ नहीं रहा था कि आखिरकार गार्ड कैप्टन के स्ट्राइक को जिन ने काउंटर कैसे किया। वहीं जिन कहता है आउच यार तुम तो फंस गए मेरे जाल में। वैसे तुम्हें पता है मैं कंफर्म था नहीं कि असल में इन सब के पीछे तुम ही हो या कोई और जरा ये बताओ कि मर्चेंट ग्रुप के लीडर के सबसे बड़े बेटे पर हमला करना सही है या गलत, वो भी बिना किसी वार्निंग के? अब मुझे लगता है कि ये एक ऑफिशियल ड्यूएल है। ओयुंग हो समझ जाता है कि ये कमीना बिल्कुल उसी पंछी की तरह है जिसने हाल में ही उड़ना सीखा हो। इसी वजह से वो सभी से कहता है ये एक ऑफिशियल ड्यूएल है जो कि मेरे और यंग मास्टर जिन एवन के बीच हो रही है। कोई भी हमारे बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो बताओ जिन, क्या इतना काफी है? जिन कहता है नहीं, ये सिर्फ एक ऑफिशियल ड्यूएल नहीं है, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। इसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ तुम। ओयुंग हो अपनी स्वॉर्ड को सामने लेकर आते हुए कहता है जिन, लगता है तुमने जरूर किसी अच्छे खासे सेक्ट के अंडर रहकर ये मार्शल आर्ट सीखा है, पर इतने कम समय में तुम भले ही मार्शल आर्ट सीख पाए पर एक्सपीरियंस की कमी अभी भी तुम्हारे अंदर है। हमला करते हुए ओयुंग को कहता है देखते हैं कि आखिर तुम मेरे सामने टिक कैसे पाते हो। जिन इस हमले को डॉज करता है। अगले ही सेकेंड वो ओयुंग हो को एक ताकतवर पंच रखते हुए कहता है क्या कहा तुमने? एक्सपीरियंस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने एक्सपीरियंस की बात करने की? अगर उस मामले में देखा जाए तो तुम मुझसे बहुत बहुत ज्यादा पीछे हो। इस हमले की वजह से ओयुंग को आसमान की तरफ फेंकने लगता है, साथ में उसके मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। जिन कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्सपीरियंस की वजह से दो लोगों की ताकत में कितना फर्क होता है। जिन इस्तेमाल करता है मोबिलिटी आर्ट का, और वो भी आसमान में ही ओयुंग हो पर हमला करने लगता है। ओयुंग हो
बड़ी मुश्किल से इन सभी हमलों को ब्लॉक कर पा रहा था। जिन आसानी से ओयोंगहू को ओवर पावर कर दे रहा था। वहीं ओयोंगहू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये मुमकिन कैसे है, कुछ तो गड़बड़ है। इसे देखकर लगता नहीं कि इसने सिर्फ मार्शल आर्ट सीखा है, इसे देखकर लगता है जैसे मैं किसी सीजन्ड मार्शल मास्टर से लड़ रहा हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगले सेकंड ओयोंगहू अपनी स्वॉर्ड में ऑरा को इम्यून करने लगता है और इस्तेमाल करता है 3 फॉर्म स्वॉर्ड आर्ट का। बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जिन रैपिड स्ट्राइड का हमला करते हुए उसके पास पहुंचता है और अपने फिस्ट से एक ताकतवर हमला करते हुए कहता है, लड़ाई खत्म हुई, फेयरवेल। इस हमले की वजह से ओयोंगहू छत तोड़ते हुए आसमान की तरफ निकल पड़ता है। इधर स्योंगबिन भी ये सब कुछ अपने रूम से देख पा रहा था, जिसे देख वो कहता है, लगता है मेरे बेटे ने काफी अच्छी मार्शल आर्ट सीख ली है। ओयोंगहू वहीं जिन के कदमों में आग गिर पड़ता है और ये जाहिर है कि वो बेहोश हो इस ऑफिशियल ड्यूल को हार चुका था। ओयोंग क्लैन के बंदे वहां पर आते हैं अपने गार्ड कैप्टन को संभालने के लिए, जिस पे जिन कहता है, अब क्या तुम लोग भी मुझे जान से मारना चाहते हो? जिस पे एक बंदा कहता है, यंग मास्टर जिन, ये ड्यूल बिना किसी चीटिंग को हुई है और मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, पर फिर भी अब से ओयोंग क्लैन ड्यूल्स के थ्रू ही अपना बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा और जब वह समय आएगा तो योनहा मर्चेंट ग्रुप इस बात को मना नहीं कर सकता। जिन कहता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर तुम मुझे दयालुता दिखाओगे तो मैं भी तुम्हें वही दिखाऊंगा और अगर तुम बदला लेने आओगे तो तुम्हें मेरे इस फिस्ट का सामना करना होगा। पर आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, इन सभी की जिम्मेदारी मेरे अकेले की है, इससे योनहा मर्चेंट ग्रुप का कुछ भी लेना देना नहीं। वह कहता है, पर भाई ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। जिन कहता है, मैंने तुम सबसे बताया था ना कि योनहा मर्चेंट ग्रुप मेरा है, पर असल में ऐसा है नहीं, ये मेरे पिता का भी है, ये उस गार्ड स्क्वाड का भी है जिन्होंने सुबह मेरा स्वागत किया, साथ में ये उन लोगों का भी है जो यहाँ पर काम करते हैं। इसी वजह से योनहा मर्चेंट ग्रुप का इससे कुछ भी लेना देना नहीं। अगर किसी को दिक्कत हो तो वो मुझसे मिले। अगर तुम सभी ये बात समझ चुके हो तो दफा हो जाओ, मैं तुम सभी को यहाँ से निकालता हूँ। हर कोई कैदर होता है। जहाँ से अब तारीफ करने वाला था कि यंग मास्टर जिन सच में जीत गए, बट गार्ड स्क्वाड का एक मेंबर ये कहते हुए मना कर देता है कि हमें शर्म आनी चाहिए। जब यंग मास्टर लड़ रहे थे तो हम बस खड़े होकर देख रहे थे। जिन कहता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेरे लिए एक एलेक्सर खरीद लेना, क्योंकि जैसा मैंने कहा सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो एटलीस्ट मुझे इतना सपोर्ट तो मिल ही सकता है। वह कहता है, मैं सबसे हाई क्वालिटी का एलेक्सर लेकर आऊंगा। वैसे अब हमें कुछ न्यू गार्ड्स को हायर करना होगा तो तुम काफी बिजी रहोगे। जिन कहता है, ओ अच्छा गार्ड स्क्वाड, उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए कुछ लोग पहले से ही मेरे दिमाग में। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 बंदों को, जिसमें से एक कहता है, क्या तुम श्योर हो कि वो सच में ली जिन योन ही था? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो समय जिस समय में जिन मर्चेंट ग्रुप में पहली बार आया था। इसका मतलब कि आज से लगभग 1 दिन पहले का सीन, जहाँ जिन हान के साथ एक जगह पर जा रहा था। जाते वक्त उसे ढेर सारे गार्ड्स दिखते हैं जो अपना काम नहीं कर रहे थे। सारा काम हान को करना पड़ रहा था। अभी तक हान ने खाना तक नहीं खाया था और वो गार्ड्स जो चाहे वो करते हुए खाना भी खा पा रहे थे। जिन पहुंचता है एक होटल के सामने। जिन को वहां पर देखकर लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो वही है ना, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बट जिन उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। अंदर जा उसे एक सुअर की तरह दिखने वाला बंदा मिलता है जो कि बेसिकली गेट कीपर था। वो बंदा कहता है, अरे यंग मास्टर, काफी समय हो गया आपको देखे हुए, आखिरकार आप वापस आ ही गए, तो अब दोबारा यहाँ पर बर्बाद होने, मेरा मतलब कि डोनेशन करने आए हैं। जिन कहता है, मुझे छू मत सुअर की तरह दिखने वाले, और इस दरवाजे को खोल। ये बात सुन के उस बंदे को थोड़ा अजीब लगता है, बट इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, जिन अंदर जा चुका था। अंदर जा उसे 3 लोग दिखते हैं, जिसमें से एक कहता है, तो यहाँ पर हो तुम तो पहले से काफी बेहतर लग रहे हो। वो बंदा होता है पॉइजनस फॉक्स के नाम से जाना जाने वाला चुल म्योंग हो। उसके पास में ही 2 ट्विंस होते हैं, युक जिनबो, युक म्योंगबो, जो कि जिन का बड़ा ही कैजुअल सा वेलकम करते हैं। चुल कहता है, अबे ओए, दिखता नहीं मेरा पुराना दोस्त वापस आया है, थोड़ा अच्छे से स्वागत करो इसका। उन दोनों ट्विंस में से एक कहता है, हमें पता नहीं था, माफ करना। चुल कहता है, हाँ अब तो पता है ना कि ये मेरा दोस्त है। असल में जिन और चुल ये दोनों बचपन से ही दोस्त थे, पर ये दोस्ती कुछ हद तक एक तरफा थी, क्योंकि चुल जिन के साथ सिर्फ इसलिए दोस्त था ताकि वो उसे वायलेट और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर सके। जिनको लग रहा था कि ये जो पिछला कुछ समय बीता है, शायद तब से दोस्ती का मतलब ही बदल गया है। चुल कुछ सिक्कों को वहां पर रखता है, ये बोलते हुए कि तुम काफी समय बाद आ रहे हो, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे चाहो वैसे तुम इसे स्पेंड कर सकते हो। असल में चुल जिनको ये पैसे इसलिए दे रहा था ताकि वो अपने जाल में उसे फंसा सके और भी पैसे उड़ाने के लिए। जिन कुछ बोलता नहीं है। चुल कहता है, काफी शांत हो, ओए कमीने, सुनाई दे रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है तेरी ये हरकत देखकर। जिन कहता है, मैं सोच रहा हूँ। चुल पूछता है, क्या? असल में जिन सोच रहा
था कि क्या उसे चुल को जान से मार देना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिन यहाँ पर चुल के लिए नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े उन दोनों ट्विन ब्रदर्स के लिए आया था ताकि वो उन्हें हायर कर सके। जिन अपना निर्णय सुनाता है ये कहते हुए कि पहले मुझे वॉल्ट की दे दो। ये बात सुन के वो तीनों हैरान रह जाते हैं। चुल कहता है वॉल्ट की? क्या बकवास बातें कर रहे हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो दे सकता हूँ। जिन कहता है मैं कैश खुद ले लूंगा। चलो अच्छा थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। इस गैम्बलिंग में मुझसे जबरदस्ती लगभग हजारों न्यांग इन्वेस्ट कराए गए, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। तुमने मेरे पैसे एक्सटॉर्ट किए, मेरे मेडिकल बिल्स और फिर मेरा पिटना। मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे 100,000 न्यांग दे दो तो इतना काफी होगा। ये बातें सुनकर चुल हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है जिन जरूर, जब तक तुम रिकवर हो रहे थे तब तक तुमने काफी मैथमेटिक्स सीखा होगा, है ना? पर मेरी बात सुन कमीरे कहीं के, तुझे लगता है कि उस वॉलेट में सिर्फ 100,000 न्यांग ही है? असल में उसके अंदर ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारी चीजें हैं। पर एक बात समझ ले, उस वॉल्ट के अंदर तेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर तुझे पैसे चाहिए तो मैं तुझे उधारी दे सकता हूँ। अचानक से वॉल्ट की क्यों मांग रहा है? जिन कुछ कहता नहीं है। चुल कहता है ओए, मैं तब से देख रहा हूँ मुझे इग्नोर कर रहा है तू। मेरी बात तेरे भेजे में जा रही है या नहीं? क्या लगता है मैं कौन हूँ? कहीं बोल तो नहीं गया कि मैं चुल म्योंग हूँ? जिन कुछ रिएक्ट नहीं करता, जिस पे चुल कहता है हे जिन, गड़बड़ क्या है, तुझे मरना वरना है क्या? जिन फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, जिस पे चुल कहता है मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। कोई बात नहीं, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। इस कमीने को तब तक पीटो जब तक इसके हौसला ठिकाने आ जाए। एक बंदा जिन को पीटने के लिए उसके पास जाता है। जिन अब तक उन सभी पर रहम दिखा रहा था, पर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। इसी वजह से वो कहता है सच में पता भी है तुम लोगों पर रहम दिखाने में मुझे कितनी दिक्कत हुई थी। अगले ही सेकंड जिन उस बंदे को वहां से उठाकर फेंक देता है। वो बंदा काफी दूर जाके गिरता है। तभी दूसरा बंदा हमला करता है, बट जिन उसके पैर पर हमला करके उसके पैर की हड्डियां तोड़ देता है। दोनों ट्विन ब्रदर्स के पैर और हाथ की हड्डियां टूट चुकी थी, पर फिर भी उनके अंदर हल्का सा भी डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ फील ही नहीं हुआ, जो देख के जिन समझ जाता है कि ये लोग कोई साधारण तो नहीं है। वो दोनों ट्विन ब्रदर्स जिन पर एक साथ हमला करते हैं, बट जिन उनकी स्पीड को ओवरटेक करते हुए वहां से हट उनके पीछे आ जाता है। अगले सेकंड वो उन दोनों के टकले पकड़ के कहता है जैसा मुझे लगा था, तुम लोग काफी वैल्यूएबल हो, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। तो अब थोड़ी देर शांत रहना ट्विंस, मैं तुम्हें दोबारा चेतावनी नहीं देने वाला। इसी के साथ जिन उन दोनों के टकले एक दूसरे से टकरा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गिर जाते हैं। ये देखकर चुल के होश उड़ चुके थे। जिन कहता है शायद अब मैं और तुम ही बचे हैं मेरे प्यारे दोस्त। चुल कहता है डैम इट, अगर तुम मैथमेटिक्स की जगह मार्शल आर्ट सीख रहे थे तो मुझे बताना तो चाहिए था। जिन काफी रिलैक्स्ड वे में कहता है चुल तुम आमतौर पर काफी जल्दी करते हो, तो अब क्या हुआ? ये बोलने के साथ ही जिन चुल की तरफ बढ़ने लगता है, जो देख चुल काफी घबराते हुए कहता है ए मेरे पास बताओ, हम बात करके भी इस मामले को सुलझा सकते हैं। बट तभी उसे कुछ सेकंड्स के लिए रियलाइज होता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ये वही जिन है जिसे वो जब चाहे तब पीटा करता था। इसी वजह से चुल हमला करते वक्त एक शर्त रखता है कि जिसने भी पहले अपना हमला किया वो जीत जाएगा। इससे पहले कि चुल को समझ पाता, जिन उस पर एक जोरदार किक से हमला करता है, बट टेबल को फ्लिप करते हुए चुल इस अटैक को ब्लॉक कर जाता है। पर इतना शायद उसके बचने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि जिन उस टेबल पर एक जोरदार पंच रखते हुए टेबल ही तोड़कर उसके सर को पकड़ लेता है। लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए जिन कहता है दूसरा हमला करने वाला भी जीत सकता है। कमीने कहीं के। इधर गेट के बाहर सुअर की तरह दिखने वाला वो बंदा सोच रहा था आज तो जरूर कोई ना कोई मरने वाला है। जिन के इस हमले की वजह से चुल पूरी तरह से हार मान वही जमीन पर गिर पड़ता है। जिन उसे उठाने की कोशिश करता है, जिसपे चुल कहता है अरे मैं ठीक हूँ, वैसे तुमने क्यों पूछा, कहीं तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं हो रही? चुल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि रिकवरी के टाइम पर इस बंदे ने ऐसा क्या किया। क्या वो हमेशा से ही अपनी ताकत को छिपा सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहा था? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए वो इस हद तक जाए। आखिर मैंने इतना ज्यादा भी कुछ किया नहीं था यार, पर मुझे लग रहा है कि शायद इसने ये सब कुछ बदला लेने के लिए ही किया। ये सच में आज बदला लेने आया है। चुल कहता है ए भाई, वैसे वॉलेट की के अलावा कुछ और चाहिए तुम्हें? बस तुम एक बार बोल के तो देखो। देखो मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे कई बार पिट चुके हो, पर फिर भी हम बचपन से दोस्त हैं, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? हमारा तुम्हारा रिश्ता हमेशा से स्पेशल रहा है। जिन कहता है हाँ हम लोग बचपन से तो दोस्त हैं। ये बात सुन के चुल काफी खुश होते हुए कहता है अब समझे ना तुम, तभी तो तुम स्मार्ट हो। मैं इसी की बात कर रहा था कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। चुल जिन को गले लगाता है, ये कहते हुए कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें मारूंगा नहीं या
तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। जिन कहता है मुझसे दूर हट कमीने वरना बहुत पिटेगा। चुल उन दोनों ट्विन ब्रदर्स को बताता है कि हम सिर्फ दोस्त नहीं है, हम भाई की तरह हैं। ओए चलो आओ, अच्छे से भाई को सलाम करो, इनका सम्मान करो, ये बिल्कुल बड़े भाई हैं। म्योंगबो और जिनबो ये दोनों भी जिन को अपना बड़ा भाई मानते हैं। वहीं चुल काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसे यकीन था ये बंदा बेवकूफ है, बस एक बार इसके सामने दोस्ती का नाटक करो और ये जाल में फंस जाएगा। चुल का प्लान था कि जैसे ही वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा वो इन दोनों ट्विंस के साथ इस मैटर को सॉल्व करेगा। पर तभी जिन कहता है म्योंगबो जिनबो, जब भी तुम किसी को अपना बड़ा भाई मानते हो और उसकी कसम खाते हो तो वो पूरी जिंदगी के लिए होता है। चुल काफी हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो भाई। वही दोनों ट्विन ब्रदर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर वो किसी को अपना बड़ा भाई मान ले तो वो हमेशा उसकी सेवा करते हैं। जिस पे जिन कहता है कि अगर अब हम सब भाई हैं तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि आखिरकार हम में से बड़ा भाई कौन है। तुम दोनों बाहर इंतजार करो, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ कि हमारा डिसीजन क्या है। दोनों ट्विन ब्रदर्स वहाँ से चले जाते हैं। जिन और चुल एक दूसरे के सामने थे। जिन कहता है जल्दी से डिसाइड करते हैं। चुल को अब तक समझ में आ चुका था कि जिन यहाँ पर पैसे के लिए नहीं आया था बल्कि इसके पीछे का कारण वो दोनों ट्विन ब्रदर्स थे। वहीं जिन कहता है चुल सच बताऊं तो उन दोनों का तुमने काफी गलत इस्तेमाल किया, ऐसा करना नहीं चाहिए। अब से मैं उन दोनों को ट्रेन करूंगा और उन्हें लीड करूंगा, वो भी अच्छे से। चुल कहता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम सारे ले सकते हो, पहले तुम अचानक से आए, मुझे मारा और अब तुम उन ट्विंस को भी मुझसे छीनना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है जैसे ही वो दोनों मुझसे छीन जाएंगे मैं जान से मारा जाऊंगा, तो इसीलिए तुम खुद ही मुझे मार दो। जिन कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जान से मारूं? ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यही सही। अगले ही सेकंड जिन चुल पर एक जोरदार किक से हमला करता है। इस किक की वजह से चुल को ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं जिन कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे दोस्त। जिन चुल को बहुत सारी पंचेस मारता है जहां चुल के दिमाग में यही चल रहा था कि मैं यहीं पर मरने वाला हूँ, सच में आज मेरी मौत पक्की है। पर तभी जिन रुक जाता है। चुल धीरे से कहता है मार डालो मुझे। जिन कहता है मैंने सुना नहीं, क्या कहा तुमने? चुल कहता है मैंने कहा मार डालो मुझे, मेरा मतलब कि मैं तुम्हें वो की दे दूंगा, मुझे जान से मत मारो। जिन चुल को उठाकर बाहर फेंक देता है। अब तक चुल को समझ में आ चुका था कि ये सच में पागल हो चुका है। वही ट्विन ब्रदर्स चुल को उठाने की कोशिश करते हैं। वो सुअर जैसा दिखने वाला बंदा भी कहता है अब मैं क्या करूं? चुल उन सभी से कहता है मैं हार गया, अब से तुम अपने बड़े भाई की सेवा करोगे, यानी कि ली जिन इयोन की। ये कहते हुए चुल को काफी एम्बेरेस्ड फील हो रहा था क्योंकि वो बचपन से ही इन ट्विन ब्रदर्स के साथ भी ग्रो हुआ है। असल में इन ट्विन ब्रदर्स की जगह गैलेक्सी मर्चेंट गिल्ड जैसी गिल्ड में थी, पर फिर भी चुल उनके साथ था। चुल कहता है मुझे समझ में आ चुका है, अब तक के लिए तुम सभी ने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चुल उस होटल से निकल बाहर जा रहा होता है जहाँ वो खुद से ही बोले जा रहा था कि मेरे पूर्वज हमेशा कहते थे काले बाल वाले लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो सच में बीस्ट होते हैं। बाहर जाते वक्त लोगों की नजर उसी पर पड़ रही थी। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिरकार ट्विन ब्रदर्स कहाँ गए, आज वो इसके साथ नहीं है। और अब जब चुल के साथ ट्विन ब्रदर्स नहीं थे तो उन सभी को एक मौका दिखता है, इसी वजह से वो चुल को घेर लेते हैं। वही चुल कहता है अबे कमीनो, आखिर क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं वेनम फॉक्स हूँ, भूल गए तुम? अगर दम है ना तो खुद में बातें करने की बजाय मुझ पर हमला करो। ये सुनते ही वो सभी लोग चुल पर हमला कर देते हैं। चुल समझ चुका था कि आज कन्फर्म वो मरने वाला है, पर तभी अचानक उसके सामने एक हाथ दिखता है और अगले सेकंड वहां पर होता है एक तगड़ा ब्लास्ट। हम देखते हैं कि यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि जिन का है। जिन कहता है अबे कुछ समय पहले ही तुम सभी के सभी कमीने लोग इसकी आंखों में देख तक नहीं पा रहे थे, उसमें भी डर रहे थे तुम, और अब एक साथ इस पर हमला कर रहे हो, वो भी तब जब इसे धोखा मिला हो। अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। सच में तुम लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं है। ये सब देख चुल काफी हैरान था और ये कहते हुए वहां से जाने लगता है कि कमीना कहीं का। अब देखो कूल बन रहा है यहाँ पर। जो भी चीजें जिन ने बताई थी वो सारी चीजें ट्विन ब्रदर्स उसके साथ ले जा रहे थे। जहाँ एक कहता है भाई चुल को माफ करने के लिए आपका धन्यवाद बड़े भाई। अब तक जो भी इस जगह पर आया था वो हमेशा यही सोचता कि आखिरकार ये दोनों ट्विंस चुल के साथ क्यों रहते हैं। कुछ ये कहते हैं कि इन दोनों को एज अ स्लेव चुल ने खरीदा था, कुछ कहते हैं कि डर की वजह से वो चुल के साथ रहते हैं। मैं भी पहले कुछ ऐसा ही सोचा करता था, पर ना ही इन्हें स्लेव्स के रूप में बेचा गया था और ना ही ये डर की वजह से उसके साथ थे। सच में अपनी इस दूसरी जिंदगी में भी मेरे लिए लोगों को समझना कितना मुश्किल है। एक मिस्टीरियस पर्सन जिनको देख सोच रहा होता है, यकीन नहीं होता ये वही जिन है। गैलेक्सी मर्चेंट गिल्ड जाते हुए ली बोल रहा है सीरियसली जब से जिन यहाँ पर आया तब से एक भी दिन सुकून से नहीं बीता। जैसे कि उस दिन वो अचानक ढेर सारे पैसे लेकर आया, वो भी पता नहीं कहां से, और अब वो दो बिग गाइस को अपने साथ लेके घूम रहा है। सच में मुझे वो
बिल्कुल भी पसंद नहीं। अचानक ली काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। असल में सेओब उसी तरफ से गुजर रहा है, एक कैरियज लेके। हुआ कहता है इस कार्ट को दूसरी तरफ रख दो और थोड़ा संभल कर, इसके अंदर काफी जरूरी चीजें हैं। ले पूछता है भाई हुआ ये सब आखिर क्या है? एक सेकंड, यहाँ पर तो काफी रेयर एलिक्सर्स हैं जिसे पाने के लिए लोग काफी ज्यादा हद तक जा सकते हैं। तभी वहाँ पर मर्चेंट ग्रुप का लीडर आ जाता है जो कहता है ये सब मैंने ऑर्डर किया है। हुआ को अपने पिता की काफी फिक्र थी, इसी वजह से वो उन्हें बाहर आने के लिए मना करता है क्योंकि अभी भी उनकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। जिस पे लीडर कहता है मैं ठीक हूँ, कम से कम पहले से तो काफी ज्यादा। ले पूछता है पिताजी आखिरकार आप इन सभी एलिक्सर्स का क्या करने वाले हैं? ले इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे पता था कि जिन ने सिर्फ एक ही एलिक्सर मांगा था और अगर पिता ने एक से ज्यादा एलिक्सर खरीदा है तो इसका मतलब इन एलिक्सर्स में उसके लिए भी कुछ न कुछ जरूर है। तभी लीडर कहता है ये सभी तुम्हारे भाई के लिए हैं। जो सुन के ली के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। ली काफी इरिटेट होते हुए कहता है ये सब बड़े भाई के लिए? सारा का सारा? लीडर बताता है हाँ तुमने सही सुना। तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ एक ही एलिक्सर हमारे भाग्य को बदल सकता है? हमने गू फैमिली और लेजर इमोर्टल सेक्ट पर जितना खर्चा किया है उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही हमारे रीजनल ब्रांचेस के हेड, पुराने दोस्त और ग्रेट मर्चेंट्स जिनका मैं सम्मान करता हूँ उन्हें एक लेटर भेज दिया है। मैंने उन्हें कहा है कि वो हाई क्वालिटी एलिक्सर्स खरीद लें, वो भी बल्क में, ताकि कंपनी की क्राइसिस को ओवरकम किया जा सके। क्योंकि अगर ये कंपनी बर्बाद होती है तो वो भी बर्बाद हो जाएंगी। गू यांग हू को कैप्टन बनाना मेरी गलती थी, तो मुझे अब अपनी गलती को अच्छे से सुधारना होगा। हान कहता है ये काफी अच्छा निर्णय है, जरूर यंग मास्टर आगे चल के बहुत ही महान योद्धा बनेंगे। वहाँ मौजूद हर कोई जिनकी तारीफ करने लगता है, ये बोलते हुए कि वो सच में काफी अमेजिंग है। ये सब देखकर ली को काफी अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, हर कोई उसे दरकिनार कर रहा है। लीडर कहता है ये सच में काफी ग्रेट है, ये कितनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। आखिरकार मैंने अपनी पूरी जिंदगी जितना पैसा बचा के रखा था वो उड़ाने का मुझे एक मौका मिल ही गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली काफी जोरों शोरों से ट्रेनिंग कर रहा है। इस वक्त ली काफी गुस्से में ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि उसने पूछा था कि आखिरकार मेरा क्या होगा, मेरे एलिक्सर्स का क्या? लीडर पूछता है क्या तुम्हें सच में एक एलिक्सर चाहिए? ये सारी बातें ली के दिमाग में चल रही थी, इसी वजह से वो अपना सारा गुस्सा अपनी ट्रेनिंग के थ्रू निकाल रहा था। क्योंकि वो जहाँ भी जाता हर कोई जिन की तारीफ करता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जिन को एलिक्सर क्यों मिल रहा है और उससे एक भी नहीं, उसके साथ भेदभाव हो रहा है। कम से कम ली को तो ऐसा ही लगता है। ली कहता है डैम इट, आखिरकार उस बंदे के साथ हुआ क्या ऐसा कि वो इतना बदल गया और वो करना क्या चाहता है? तभी जिन ली के पास दौड़ते हुए आने लगता है। ली काफी घबराते हुए थोड़ा साइड में हटता है, जिसपे जिन आगे जाके कहता है मैं बस एक वॉक मूव सीख रहा हूँ। इससे पहले कि ली पूछ पाता ये क्या होता है, जिन वहाँ से भागते हुए जा चुका था। ली जिन का पीछा करता है। जिन पूरी तरह से पसीने से भीग चुका है, पर ली अचानक रुक जाता है क्योंकि वो थक चुका था। ली समझ जाता है कि जिन सच में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर गिर ली यही सोच रहा है इस वक्त पे देखा जाए तो गू यांग हो ने बहुत बड़ी गलती कर दी। शाम हो जाती है। ली अभी भी हार नहीं मानता, वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। ट्रेनिंग करते हुए ली जिन के बारे में ही सोच रहा है कि आखिर कैसे उसने अपने और यांग हो के बीच की दूरी को कम किया और फिर जैसे ही मौका मिला उसने एक जोरदार पंच यांग हो के जौ पर रखा। वो पंच इतना ताकतवर था कि यांग हो छत को तोड़ते हुए आसमान की तरफ फिक गया। ली पूरी कोशिश करता है बट फिर भी ऐसे पंचेस मारना उसके बस की बात नहीं थी। वो समझ चुका था कि ये उसके बस में नहीं है। तभी वहाँ पर जिन आता है और पूछता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? अचानक जिन को वहाँ पर देखकर ली काफी घबराते हुए कहता है डैम इट कमीने कहीं के, मेरा मतलब कि भाई आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो वॉक मूव सीख रहे थे ना? जिन कहता है वो मैंने कर लिया, और अगर तुम्हें कुछ सीखना ही है या तुम उस पंच का इस्तेमाल करने ही वाले हो तो एटलीस्ट उसे सही तरीके से करो। इस बार रेप्लिकेट करने की कोशिश करो अपनी स्वॉर्ड से। तुमने गू यांग हो की फाइनल मूव को काफी अच्छे से कॉपी किया है, अब इसे रेप्लिकेट करो। ली समझ चुका है कि जिन इस पूरे समय उसे देख रहा था। स्वॉर्ड लेके ली खड़ा होता है और एक ताकतवर हमला सामने वाले डमी पर करता है। उस हमले की वजह से डमी टूट जाता है, जो देख ली काफी खुश होता है। जिन कहता है बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे देखा जाए तो गू यांग हो का जो स्टेप था वो कुछ ऐसा ही था, बिल्कुल स्लोपी। ली कहता है क्या कहा तुमने? इवन जिस तरह से तुम बात कर रहे हो। तभी एक फिस्ट ली की तरफ बढ़ पड़ता है। ली अपनी स्वॉर्ड से उस फिस्ट को ब्लॉक करता है। जिन दूसरे एंगल से हमला करते हुए कहता है तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया। एक बार मैं अगर डिस्टेंस क्लोज कर दूं तो उसके बाद तुम पैनिक कर जाते हो और बस डिफेंड पर ध्यान देते हो।
ली काफी हड़बड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसे लग रहा था कि जिन एक साइको है, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसी वजह से वो कहता है, हे रुको रुको भाई, क्या हम थोड़ा बात नहीं कर सकते? जिन कोई जवाब नहीं देता, जो देख ली को समझ में आता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं, आगे जो होगा वो होगा। ली अपना हमला करता है, पर इससे पहले कि वो हमला करता, अपने सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिन वहां से गायब हो चुका होता है। इससे पहले कि ली कुछ समझता, जिन इसके पीछे आ चुका है। आमतौर पर जब लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं तो वो सोचने समझने की शक्ति भी खो देते हैं। इसी वजह से ऐसा होने पर वो अपना सबसे बेस्ट ट्रम्प कार्ड यूज करते हैं। जिनके फिस्ट का हमला काफी ताकतवर था, पर वो बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि उसने हमला ली की गर्दन पर किया था, और अगर वो ली की गर्दन पर अपना फिस्ट मारता तो ली का खेल खत्म था। ली खुद को संभालते हुए पीछे हटता है। वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, उसे बहुत ज्यादा पसीना हो रहा होता है। जिन बताता है, अगर तुम किसी को स्टैब करना और उस पर स्लैशिंग, इन दोनों का कंपैरिजन करो तो स्लैशिंग का हिट रेट ज्यादा होता है। प्लस यांगहू की जो मूव थी, यानी कि 3 फोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन शॉट टेक्निक, वो एक ऐसी टेक्निक है जो कि 1 स्ट्राइक किल टेक्निक है। अगर चूके तो तुम्हारा मरना तय है, और नहीं चूके तो दुश्मन का मरना तय है। इसी वजह से उसका चुनाव करना काफी गलत था। भले ही मैं उस वक्त कुछ ही स्प्लिट सेकंड्स में उसके पास पहुंच गया, पर परिणाम पहले ही निर्धारित हो चुका था। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो जिन यानी कि फिस्ट किंग अगर अपनी पिछली जिंदगी में यांगहू से लड़ता तो वो उसे स्वॉर्ड तक निकालने का मौका नहीं देता, पर इस वक्त जो उसकी फिलहाल की बॉडी है, उसके अंदर फिस्ट किंग की आधी भी स्ट्रेंथ नहीं है। इसीलिए जिन सिर्फ यांगहू को डिफीट करने से तो संतुष्ट नहीं हो सकता, बट अपनी पिछली जिंदगी में फिस्ट किंग यानी कि मैं भी कुछ लोगों को सरपास करने में असफल हुआ, पर इस बार नहीं। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि लोगों ने सोचा तक नहीं होगा। मैं उनकी सोच से भी आगे जाऊंगा। एक लड़की आगे बताती है, यंग मास्टर, एक विजिटर आया है। जिन समझ चुका था कि उसे क्या करना है, इसी वजह से वो कहता है, मैं अभी आता हूँ। जिन ली के सर पर एक उंगली से मारकर वहाँ से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कहता है, सीरियसली होश में आओ, ऐसी फालतू की बातें मत करो। तुम्हें सच में लगता है कि जिनको मार्शल आर्ट्स आता होगा? वो आदमी जो कि सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता था, जिसे सिर्फ लड़कियां चाहिए थी, आखिरकार वो अचानक से फाइटर कैसे बन जाएगा? ये बोलने वाला आदमी होता है गु वुंग। वुंग कहता है, तुम्हें सच में लगता है मुझे इस पर यकीन होगा? पर मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उस दूसरी रात पूरी तरह से नशे में था, पर मैंने गैम्बलिंग डेन में उन्हें ही देखा था। आवाज से तो वो जिन ही लग रहा था। दूसरा आदमी जिसका नाम जू जारियांग होता है वो कहता है, तो क्या हुआ? वोंग कहता है, पर जब मैंने थोड़ा अपने आप को संभाला और दोबारा उसे देखा तब तक वो जा चुका था। जारियांग बताता है, इसी वजह से तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उनके साथ में ही सामा ग्योक नाम का एक और शख्स होता है। सामा कहता है, भूल जाओ ये सब, तुम जो भी कह रहे हो वो हमें पता चल ही जाएगा। आखिरकार तभी तो हम यहाँ पर आए हैं, ताकि हम यंग मास्टर को देख सकें। सामा गेट ओपन करती है। जिन ट्विन ब्रदर्स के साथ बैठा हुआ था। उसने ऊपर के कपड़े नहीं पहने थे, इसी वजह से उसकी मसल्स दिख रही थी, जो देख वो तीनों काफी हैरान होते हैं। वहाँ मौजूद एक वर्कर से सामा पूछता है, क्या ये सच में यंग मास्टर है? तुम श्योर तो हो ना कि तुम्हारे लीडर ने किसी को अडॉप्ट नहीं किया? वो वर्कर बताती है कि डेफिनेटली हमारे यंग मास्टर है। सामा को लग रहा होता है कि उसने पिछली रात को ज्यादा ही पी लिया था, इसी वजह से उसे कुछ अजीब चीजें दिख रही हैं, क्योंकि जिन अब पूरी तरह से अलग हो चुका है, वो बिल्कुल बदल चुका है। नारियांग कहता है, क्या सच में वो जिन था? हमारी ब्रांच के 4 पिलर्स में से एक? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जिन कपड़े पहनकर गेट ओपन करता है, जिसकी वजह से हर कोई घबरा जाता है। जिन कहता है, इन दोनों ट्विन ब्रदर्स को कॉमन डाइनिंग हॉल में लेकर जाओ, इन्हें खाना देना और काफी ज्यादा खाना देना, क्योंकि इन्हें भूख बहुत ज्यादा लगी है। वहाँ मौजूद वर्कर उन ट्विन ब्रदर्स को अपने साथ ले जाती है। जिन कहता है, और हाँ, अब तुम दोनों, आखिरकार तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? अंदर आ जाओ। उन तीनों की सोच यही थी कि कोई हमें इनसे बचा लो। वाइन एंड वुमेन के वो 4 लोग जो कि खुद को हेवनली किंग्स के नाम से सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि मुरीम अलायंस की उम्मीद सीमा ग्योक, वो जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, जू जारियांग, आखिरी में खुद के घराने का सबसे नौजवान उत्तराधिकारी गु उंग, और चौथा ली जिन यून। ये चारों इस वक्त इकट्ठा होते हैं क्योंकि इन चारों में से एक बहुत समय पहले दूर भेज दिया गया था, पर अब वो वापस आ चुका है। जिन सोच रहा होता है कि फिर से वही लोग आ गए, वो जो खुद को मेरा दोस्त बताते हैं, पर लगते तो नहीं। असल में जब फिस्ट किंग ने जिन की मेमोरीज को एक्सेस किया था, तो उसे इन सभी के बारे में पता चला था कि ये चारों लोग साथ में हैंग आउट करते थे। ये लोग औरत और नशे के काफी शौकीन थे। जारियांग कहता है, हे जिन, तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? जिन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जिस पे जारियांग कहता है, तुम्हें देख
देखकर लगता है कि तुम ठीक से भी ज्यादा बेहतर हो। मुझे यकीन नहीं होता कि जिसे उस दिन मैंने देखा था वो तुम ही हो। क्या तुमने गुप्त तरह से खुद को ट्रेन किया है? सीमा समझ चुका था कि सिर्फ ट्रेनिंग के दम पर कोई ऐसे खुद को बदल नहीं सकता। असल में जिन ने मार्शल आर्ट सीखा है। जारियांग कहता है, हमने सुना कि तुमने ओयुंग हु को हरा दिया। आखिर तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाई किसने? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने स्किल्ड हो गए और ये तुम खुद से तो सीख नहीं सकते। जिन बताता है कि ये बस किस्मत का खेल है। ली जिन योन वो मर चुका है। इस वक्त तुम्हारे सामने एक अलग ही शख्स है। उंग पूछता है, हाँ तो बताओ क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? ली कहता है, डेमोनिक कल्ट, मेरा मतलब कि वो जो कि सेक्ट को उधारी देकर उनसे जबरदस्ती पैसा लेते हैं। मुझे उनसे बदला लेना है और इस बदले की तैयारी में मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ताकतवर बनने में और किसी भी चीज में नहीं। ये बात सुन के उंग और जारियांग ये एक दूसरे से बात करने लगते हैं, वो भी फुसफुसाते हुए कि आखिरकार इसे हुआ क्या है? क्या हम किसी गलत घर में आ गए? क्या सच में ये जिन ही है? वहीं सीमा उस समय के बारे में सोचता है जब जिन यहाँ से जा रहा था। जिन सीमा को बताता है कि मुझे बेसिकली यहाँ से निकाला जा रहा है, पिताजी जरूर मुझसे डिसअपॉइंटेड है। सीमा बताता है, सच बताऊं तो ये अच्छा ही है एक तरह से, ये समय लो, इसमें रिकवर हो जाओ, पढ़ाई करो और खुद को बदल दो। जिन हंसते हुए कहता है, ठीक है, वैसे भी ये सुनने में तो काफी बेहतर लग रहा है। और तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। सीमा कहता है, तुम सच में बदल चुके। जारियांग कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, ये तो खुशी की बात है। उंग कहता है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि इसे किडनैप कर लेते हैं जब तक ये उस जगह पर नहीं भेजा गया था। सीमा कहता है, जिस दिन किडनैप करने का प्लान बनाया गया था उस दिन तो तुम पीकर टल्ली पड़े थे। उंग कहता है, क्या आप फालतू बात कर रहे हो, उस वक्त मैं बिजी था। फिस्ट किंग जो कि इस वक्त जिन के शरीर के अंदर होता है, वो अपने सामने हो रही इन सभी हरकतों को देखकर सोचता है, लगता है जिन के पास कुछ तो ऐसे दोस्त थे जिन्हें सच्चा दोस्त कहा जाता है। जिन उन सभी के लिए ड्रिंक रेडी करते हुए कहता है, तो मैं तो बदल गया, तुम लोगों का क्या इरादा है? ये बात सुन के वो तीनों जिन को घूरते रह जाते हैं। सीमा कहता है, मुझे क्या पता यार, हो सकता है कुछ भी। जारियांग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि हमारा क्या इरादा है? हमें नहीं बदलना है, अगर हम बदलने वाले तो कब के बदल गए होते। उंग कहता है, चलो बस ये बदलाव के बारे में बातें करना बंद करते हैं। दिन वो चारों लोग ड्रिंक करते हैं। जारियांग सोच रहा था, हम चारों एक कुएं में मेंढक के बराबर थे, पर शायद हम चारों में से एक मेंढक इस कुएं की दीवार को फान गया और अब वो बाहरी दुनिया में है। जारियांग को वो सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे टाइम स्पेंड किया था, जैसे कि सट्टा लगाना, जुआ खेलना, उसमें हारना जीतना, बाकी सब कुछ। रात हो जाती है और अब उन तीनों के जाने का समय हो चुका था। जहाँ जाने से पहले जारियांग कहता है, आज बहुत मजा आया, अगर तुम्हें आगे किसी मदद की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आना, वैसे खुद को ट्रेन करो और जितना हो सके उतना ताकतवर बनो। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त उंग कहता है, हम चारों में से एक जो कि सबसे बदतर था, कम से कम बाकी लोगों की नजरों में वो हम सबसे ज्यादा ग्रो हो चुका है। लगता है कि हमारी जवानी के दिन खत्म होने वाले हैं, हमें भी खुद को बदलना होगा। सीमा कहता है, यार सच बताओ तो काफी अकेला लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। जारियांग पूछता है, कहाँ पर? ब्रोथल में? मतलब क्या तुम्हें पीना है? पीने के बारे में भूल जाओ, जाके पढ़ाई करो, वैसे भी एकेडमी से कितनी बार ड्रॉप आउट ले चुके हो तुम। वहीं उंग कहता है, हे तुम लोग मेरे बारे में क्यों बातें करने लगे? ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई में बेकार हूँ, वो तो बस मुझे एग्जाम देना पसंद नहीं। वैसे एक ड्रिंक के लिए क्या स्वीट सेंट हाउस की तरफ चलना चाहोगे? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्वीट सेंट हाउस का सीन। लिटिल डाइटी सेक्ट का लीडर योम जिसांग इस वक्त एक आदमी से बात कर रहा होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि आखिरकार ओयुंग हु के साथ हुआ क्या। जिसांग कहता है, ओयुंग हु मारा जा चुका है? क्या सच में योनहा मर्चेंट ग्रुप का जो हायर है, यानी कि जो उत्तराधिकारी है, वो इतना ताकतवर है? सामने वाला आदमी बताता है, हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने 20-30 हमले भी नहीं किए होंगे और इतने में ही हमारे कैप्टन पूरी तरह से मारे गए। जिसांग कहता है, ये तो काफी इंप्रेसिव है, वैसे ये बताओ कि आखिर उसने हथियार कौन सा इस्तेमाल किया था? सामने वाला आदमी बताता है, कुछ भी नहीं, उसने बस फिस्ट का इस्तेमाल किया। ये बात सुन के जिसांग थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि ओयुंग हु स्वॉर्ड्समैनशिप में काफी माहिर था और वो एक ऐसे बंदे से हार गया जो कि सिर्फ फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा था। सामने वाला आदमी जो कि बेसिकली ओयुंग हु जिस ग्रुप को लीड कर रहा था उसी का मेंबर होता है, यानी कि एक गार्ड। वो कहता है, बदले के बारे में क्या सोचा आपने? जिसांग कहता है, आखिरकार हम इसमें बदले के बारे में क्यों सोचेंगे, ये तो बहुत ही फेयर और ओपन ड्यूल थे, हम कोई ठग नहीं है। वो गार्ड कहता है, पर फिर भी ओयुंग हु और आप तो काफी अच्छे दोस्त थे, आप दोनों के बीच रिश्ता भी काफी अच्छा था। इससे पहले कि वो गार्ड आगे कुछ बोल पाता, जिसांग उसकी गर्दन काट देता है। खून के छींटे एक लड़की के ऊपर जाते हैं और वो काफी डर जाती है। जिसांग कहता है, आखिरकार एक लाश के साथ दोस्ती कौन रखता है? ओए इसे साफ करो, हटाओ इसकी लाश को यहाँ से। जिसांग की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो कि काफी घबराई हुई थी। उस लड़की का नाम सोरन होता है, जिसके पास जा जिसांग कहता है, माफ करना सोरन, मैंने देखा नहीं कि तुम यहीं पर हो, देखो खून के छींटे लग गए तुम्हारे ऊपर, चलो वापस कमरे में चलते हैं, यहाँ पर हमें लोग डिस्टर्ब करेंगे। जाते वक्त जिसांग कहता है, इसका मतलब योनहा मर्चेंट ग्रुप टैक्स भरने से मना कर रहे हैं और साथ में उन्होंने ओयुंग हु को मार भी डाला, तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? वहाँ मौजूद एक आदमी कहता है, मर्चेंट ग्रुप को देखकर लगता है कि वो हमें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं। जिसांग कहता है, मुझे भी ऐसा ही
नहीं लग रहा है। एक आदमी पूछता है तो क्या आप उन्हें मार डालेंगे, जिस पे जिसांग बताता है क्या हम ऐसे ही लोगों को मारते नहीं रहते हैं, हम कोई गैंगस्टर थोड़ी हैं। वहीं एक आदमी कहता है तो क्या आप उन्हें जाने देंगे। अब तक सीमा, जारयांग और ओंग ये तीनों वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं, जहाँ सीमा कहता है अपने दोस्त को बदलते हुए देखकर भी हम लोग यहाँ पर हैं, सच में हमारे लिए तो कोई भी उम्मीद नहीं बची है। ओंग कहता है हाँ जो भी हो, वैसे भी हमें क्या है, हम यहाँ पर पियेंगे और निकल जाएंगे। वो तीनों बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं और जिसांग उस तरफ से आ रहा होता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए जिसांग कहता है सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि हम गैंगस्टर तो वैसे हैं नहीं, तो मार तो सकते नहीं उन्हें, पर हाँ हम योनहा मर्चेंट ग्रुप के पैसे को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। ये बातें सीमा सुन लेता है। वो सोच रहा था कि आखिरकार ये लोग योनहा मर्चेंट ग्रुप की बातें क्यों कर रहे हैं। जिसांग कहता है वो बुढ़ा क्या नाम था उसका, ली सियोंग बिन, वो एक मास्टर नेगोशिएटर है। अफवाहें हैं कि लोग जितना जानते हैं वो उससे भी ज्यादा अमीर है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस ग्रुप का जो सबसे नौजवान उत्तराधिकारी होगा उसकी कीमत कितनी होगी। जिसांग की ये सारी बातें सीमा सुन रहा था, जहाँ वो समझ जाता है कि आखिरकार जिसांग क्या प्लानिंग कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आधी रात में जिन को। जिन पूछता है ए तुम इतने हाफ क्यों रहे हो और दौड़ते हुए मेरे पास क्यों आए, सब ठीक तो है ना। अभी तक जिन काफी नींद में होता है, इसलिए वो कहता है सच बताऊं तो यार तुम काफी लेट आए हो, मतलब कुछ जरूरी काम है। सीमा कहता है मुझे लगता है कि वो लोग तुम पर जल्द से जल्द हमला करने वाले हैं। डैम इट, ओयुंग हो मारा जा चुका है और इस वक्त तुम्हारे घराने के पास प्रॉपर गार्ड्स भी नहीं है, तो अब क्या हम गु उंग को मदद के लिए बोले। देन सीमा जिन को सब कुछ बताता है। जिन सोचता है लिटिल डाइटी सेक्ट ये तो वही लोग है ना जिनकी बात मोक इन सेओप कर रहा था, जिन्होंने ओयुंग हो के साथ मिलकर हमारे पीठ पीछे छुरा घोपने की कोशिश की। इसलिए जिन कहता है ये बताओ वो कमीने लोग है कहाँ पर। सीमा बताता है जरूर वो इस वक्त अपने बेस पर होंगे। देन जिन सीमा को अपने साथ अंदर ले जाता है उसे एक प्लान समझाने के लिए। अंदर जाके जिन सीमा को कपड़े पहनने के लिए देता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। सीमा पूछता है अब ये सब क्या है और बताओगे हम जा कहाँ पर रहे हैं। जिन बताता है ये गार्ड स्क्वाड का वेयर हाउस है, तुम्हें तो ये पता ही है कि लिटिल डाइटी सेक्ट का बेस कहाँ पर है, तो इसे पहनो और मेरे साथ चलो, ब्रेकफास्ट तक हम वापस आ जाएंगे। सीमा काफी हैरान होता है ये सुनकर और पूछता है वेट अभी हम सिर्फ दो, क्या तुम सच में चलना चाहते हो, मतलब रुकोगे थोड़ा, हम सिर्फ दो ही हैं और वहाँ पर लिटिल डाइटी सेक्ट के सारे मेंबर्स, लीडर्स, को लीडर्स सब पड़े हैं, तुम्हें तो इस वक्त ये तक नहीं पता है कि आखिरकार उन्हें चाहिए क्या। जिन कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता और इससे फर्क नहीं पड़ता इसी वजह से हम उनके बेस पर जा रहे हैं। अभी भी सीमा हिचकिचा रहा था। जिन कहता है ए मुरीम अलायंस की उम्मीद, हम 4 हेवनली डेमंस में से तुम्हें यही बोला जाता है ना, तो चलो रास्ता दिखाओ मुझे। लिटिल डाइटी सेक्ट का बेस जो कि इस वक्त काफी सुनसान पड़ा होता है क्योंकि रात का वक्त है, तो इस वक्त सभी लोग सो ही रहे होते हैं, बट जो गार्ड्स और ट्रेनीज होते हैं वो लोग जग रहे होते हैं। अभी तक जिन और सीमा वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। सीमा अभी भी काफी घबरा रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि अंदर बहुत सारे गार्ड्स हैं, तुम तो ये बात जानती हो ना कि मैं तुम्हारी कुछ खास मदद कर नहीं पाऊंगा। जिन कहता है ठीक है तुम्हारा काम खत्म हुआ। सीमा पूछता है क्या तुम मुझे बस इसलिए अपने साथ लेकर आए थे ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर ला सकूं। जिन बताता है हाँ और किस लिए। जब सीमा ये बात सुनता है तो उसे रियलाइज होता है कि जिन सब कुछ अकेले ही करने का सोच रहा था, इसी वजह से वो कहता है अंदर ढेर सारे गार्ड्स घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हम अंदर कैसे जाएंगे, पर क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। जिन कहता है आज मेरे पास कोई भी प्लान नहीं, क्योंकि मैं ये बिल्कुल उसी तरह से करूंगा जैसा मैं अपनी पिछली जिंदगी में करता था। तभी वो अपने सामने मौजूद गेट को तोड़ देता है। डैन वुसंग यानी कि फिस्ट किंग कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटता था। इवन जब वो बच्चा था तब भी वो पीछे नहीं हटा। वो अनाथ था फिर भी लोगों से लड़ता, क्योंकि एक मार्शल वर्ल्ड में उसके लिए सरवाइव करने का सिर्फ यही एक तरीका था। डैन वुसंग हमेशा से ऐसा आदमी था जो कि लड़ाई को एंजॉय करता था। जिन जब अंदर जाता है तो हर एक गार्ड उसे हैरान होते हुए देख रहा था। जिन पूछता है ये बताओगे सेक्ट लीडर कहाँ पर है। एक गार्ड भड़कते हुए कहता है सन की कहीं गए, तो मैं सच में लगता है कि तुम यहाँ पर आओगे, वो भी गेट को तोड़ते हुए, और हम तुम्हें बता देंगे कि हमारा सेक्ट लीडर कहाँ पर है। जिन उसकी गर्दन पकड़ के मोड़ देता है, जिसके बाद वो सभी को पूछता है बताओगे तुम्हारा सेक्ट लीडर कहाँ पर है, मुझे दोबारा पूछने पर मजबूर मत करो। हर कोई ये देखकर हैरान था और तभी वहाँ मौजूद गार्ड्स जिन पर हमला करने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। बट इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ते वहाँ पर आवाज आती है क्या हो रहा है वहाँ पर, इतनी शोर क्यों और तुम कौन हो। असल में ये आवाज जिसांग की होती है। जिन पूछता है क्या तुम ही लिटिल डाइटी सेक्ट के लीडर हो। वैसे मैं एक असैसिन हूँ। जिसांग काफी हैरान था ये देखकर कि एक असैसिन डायरेक्ट फ्रंट के डोर से आ रहा है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये कोई असैसिन तो नहीं। तभी उसकी नजर जिन के हाथों पर जाती है और उसे याद आता है कि ली जिन एओन ये ही वो शख्स है जो कि फिस्ट का इस्तेमाल करता है। उस असैसिन के यानी कि जिन के हाथों पर देखकर जिसांग कहता है जरा रुकोगे तो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम योनहा मर्चेंट ग्रुप के उत्तराधिकारी हो। जिन कहता है तो क्या हुआ अगर मैं उत्तराधिकारी हूँ तो। जिसांग कहता है वो मुझे लगा नहीं था कि कोई इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति आज हमारे पास आने वाला है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आज रुकने नहीं वाला। तभी जिन के ऊपर एक नेट से अटैक होता है ताकि जिन को कैप्चर किया जा सके, बट वो बच जाता है। जिसांग के ऑर्डर पर हर एक
गार्ड जिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन के लिए काफी समय हो चुका था जब वो किसी ग्रुप से लड़ा। आखिरी बार वो एक ग्रुप से तब लड़ा था जब उसने डेमोनिक कल्ट के मेंबर्स का सामना किया था। इस वक्त जिन का शरीर ऐसा नहीं था कि वो अपनी पिछली जिंदगी की तरह लड़ सके। एटलीस्ट वो उतनी ताकतवर तो नहीं था, पर फिर भी जिन के लिए मजेदार था क्योंकि वो उस नेट को पकड़ता है और उसे स्विंग करते हुए वहाँ मौजूद गार्ड्स पर ही अटैक कर उन्हें मारने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में उन गार्ड्स के हाथ, पैर, सर ये कट कर जमीन पर गिरने लगते हैं। बचे हुए गार्ड देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये बिना वेपन के कैसे लड़ रहा है। आखिरकार ये है कौन? आखिर कैसा मॉन्स्टर है ये? अचानक जिन पर एक हमला होता है और उसका मास्क कट जाता है। साथ में उसके चेहरे पर एक खरोंच भी लगती है। जिन कहता है, आखिरकार अब तुम इस्तेमाल कर रहे हो अपने उस फैंसी वेपन का। जिसांग कहता है, मैं ऐसे एक्सपेंसिव स्टफ इस्तेमाल करने के बारे में ज्यादा सोचता नहीं और मुझे पसंद भी नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए एक्सेप्शन बना रहा हूँ। उत्तराधिकारी वहाँ मौजूद गार्ड्स जिनके पैर को पकड़ लेते हैं ताकि वो मूव न कर सके, जिसका फायदा उठाकर जिसांग जिन पर एक फैटल अटैक लैंड कर सके। जिसांग के साथ वहाँ पर बाकी लोग जो मौजूद थे वो भी उसी वेपन से अटैक करते हैं। जिसांग कहता है, तुम अपने फिस्ट के साथ काफी बेहतर हो, तो चलो देखते हैं तुम इसे कैसे डॉज करोगे। जिनकी तरफ ढेर सारी एरोस से अटैक होता है। जिनको रियलाइज होता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि इसके खुद के ही डिसाइपल्स इस एरो से मारे जाएंगे। इवन इसकी ये हरकत देखकर तो डार्क ब्लेड तक हैरान रह जाएगा। अभी जिन सोच ही रहा था कि वो फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए इसे ब्लॉक करेगा, बट तभी सीमा उसे एक वेपन देता है ये बोलते हुए कि इसका इस्तेमाल करो। जिनके हाथ में जब वो डैगर लगता है तो वो उसका इस्तेमाल करके उन सभी एरोस को डिफ्लेक्ट कर देता है। जिन सीमा को थैंक्स बोलता है, दिन वो उसी डैगर को घुमाते हुए सीधे जिसांग पर फेंक देता है। जिसांग इस हमले को डॉज करता तो है, बट इसकी वजह से उसके गर्दन पर हल्की सी खरोच लग जाती है। जिन कहता है, मैं आमतौर पर ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करता, पर मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन बना रहा हूँ। इधर जिसांग को रियलाइज हो जाता है कि जिन कितना बड़ा साइको है, इसीलिए वो सभी से भड़कते हुए कहता है कि तुम लोग आखिर देख क्या रहे हो, इसे शूट करो और खत्म करो। बट इससे पहले कि जिसांग कुछ और करता, जिन कुछ ही सेकंड्स में उसके पास आ जाता है और अपनी असली ताकत यानी कि फिस्ट का इस्तेमाल करता है। बट तभी जिसांग सूरन को सामने ले आता है ताकि जिन सूरन को सामने देखकर रुक जाए, पर जिन नहीं रुकता। वो अपने फिस्ट से अटैक कर ही देता है। थोड़े समय बाद जब धुंध हटती है तो हम देखते हैं जिसांग जमीन पर पड़ा है और जिन के पास सूरन है। जिन कहता है, यहाँ से पीछे हट जाओ। दिन वो जिसांग को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिसांग भी खुद को बचाने के लिए पीछे भाग रहा था, ये सोचते हुए कि आखिर कैसा मॉन्स्टर है ये। अगर ये गैलेक्सी मर्चेंट ग्रुप यानी कि योनहा मर्चेंट ग्रुप का उत्तराधिकारी है तो इसे एक नौजवान आदमी होना चाहिए, पर जिस तरीके से ये लड़ रहा है इसे देखकर लगता है कि ये वॉर हार्डन्ड वेटरन है जिसने कई साल जंग में लड़ाई की हो। जिन कहता है, अबे ओए क्या देख रहा है, कुछ कहना है क्या? जिसांग डरते हुए कहता है, माफ करना उत्तराधिकारी, वैसे बताऊं तो यहाँ पर काफी पैसा है, मतलब हम लोग भी काफी अमीर हैं। अगर तुम बस मेरी जिंदगी छोड़ दो तो मैं तुम्हें काफी अच्छा खासा इनाम दूंगा। जिन उसे जोरदार किक रखता है जिसकी वजह से जिसांग के दांत तक टूट जाते हैं। वहाँ मौजूद कुछ कॉइन्स को कलेक्ट करके जिसांग पर हमला करते हुए जिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार लोगों की जिंदगी की कीमत क्या होती है? तुम्हें आखिर ऐसा लगता ही क्यों है कि लोगों की जिंदगी एक कीमत पर निर्धारित होती है? मुझे ये कीमत नहीं चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो। अगले ही सेकंड वो फिस्ट से अटैक करके जिसांग का सीना ही फाड़ देता है। सूरन भी अपने सामने का ये नजारा देखती है। वहीं सीमा ग्योक यानी कि सामा काफी दूरी पर था और वो सोच रहा था कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है। जब सुबह होती है तो जिन और सामा सूरन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। सामा कहता है, जिन तुम उस तरफ जा रहे हो ना और मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इस लड़के को छोड़ देता हूँ। जिन कहता है, ठीक है मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। जिसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है। सामा और सूरन जब जा रहे होते हैं तो सूरन कहती है, आप यंग मास्टर सामा ग्योक है ना? सामा पूछता है, तुम्हें कैसे पता? जिस पे सूरन कहती है, मैंने दानह्यांग में कई बार आपको देखा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी अगर आप यंग मास्टर जिन के करीबी दोस्त हैं तो ये काफी ऑब्वियस भी है। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप कभी दोबारा उस इलाके में आए तो हमें अपनी सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। सामा कहता है कि मैंने कुछ खास किया नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे प्लेजर क्वार्टर्स में दोबारा नहीं जाना, मुझे अब औरतों की लत छोड़नी पड़ेगी। सूरन कहती है, आप तो सच में काफी बदल चुके हैं यंग मास्टर। जिस पे सामा कहता है, हाँ मुझे खुद को बदलना पड़ा क्योंकि मेरा एक बड़ा ही करीबी दोस्त कुछ ज्यादा बदल चुका है। इधर जिन आगे बढ़ते हुए ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन और ट्विन ब्रदर्स को ब्रेकफास्ट के टाइम पर। जिन कहता है, जितना हो सके उतना खा लो, अगर भूख लगी है तो और भी मंगवा सकते हो, बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। उनमें से एक कहता है, सच में एक ट्रेडिंग कंपनी तो कुछ ज्यादा ही बेहतर है, मतलब एक दिन में 7 बार खाना, क्या ये चलेगा? जिन कहता है, हाँ फिक्र मत करो, जितना हो सके उतना खाओ। ट्विन ब्रदर्स में से एक पूछता है, वैसे आपके घाव भर चुके हैं?
मतलब पहले से काफी ज्यादा। क्या रात में ठीक थे आप? जिन कहता है हाँ मैं ठीक था। असल में जिन पर जो हमला हुआ था वो उसे टच करके ही चला गया था, बट इसकी वजह से ही उसका पूरा कोर कांप चुका था, जो कि उसकी पिछली जिंदगी में नहीं हुआ। ये देखकर जिन को रियलाइज होता है कि आखिर वो अभी कितना पीछे है, जहाँ उसे एक वेपन के खिलाफ इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और अगर उसका सामना किसी मैजिक यूजर से हो गया तो उसकी तो फाट लग जाएगी। एक लड़की वहाँ पर आके बताती है कि यंग मास्टर एक डिलीवरी आई है। जिन जब उसे ओपन करता है तो उसके अंदर उससे गु वुंग के लेटर देखने को मिलते हैं, जिसने लिखा था कि मैंने अब पीना छोड़ दिया है और मुश्किल से एक बार ही पीता हूँ दिन में, कभी कभी वो भी। तो ये भी एक बदलाव है। और असली सच बताऊँ तो मैं इसे खुद तुम्हारे पास डिलीवर करने के लिए आता, और इवन मैं आया भी था, पर क्योंकि तुम वहाँ पर नहीं थे तो मैंने तुम्हारे पिता को ये देकर वापस चलाया। ऐसा कह सकते हो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तो ताकतवर बनो और एक बार हमारी एजेंसी को भी देख लेना। जब जिन उस गिफ्ट को ओपन करता है तो वहाँ पर उसे सेंचुरी रोड मिलता है, जो कि काफी बेहतर था। असल में इसे तैयार करने के लिए 400 से 500 साल तक लगते हैं। जिन काफी लकी था जो उसे इतनी आसानी से ये मिल गया। इसका इस्तेमाल कर जिन बड़ी ही आसानी से अपने लाइटनिंग के 10 स्टेज को 5th लेवल पर ले जा सकता है। बाकी के बॉक्स में ली सेयोंगबिन यानी कि उसके पिता ने कुछ और चीजें भेजी थी, जो चीजें ताइहो ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से आई थी। योनहा मर्चेंट ग्रुप और ताइहो ट्रेडिंग कंपनी के रिश्ते को देखते हुए जब जिन उसे ओपन करता है तो पता चलता है कि इसके अंदर प्योर वॉइड स्टोन मिल्क है। अब इस स्टोन मिल्क की खासियत ये है कि एक ऐसा एलिक्सर है जिसके बारे में हर एक मार्शल आर्टिस्ट सपना देखता है। अगर इसकी तुलना की जाए तो 1000 ईयर स्पिरिट फ्रूट या मून एलिक्सर फ्लावर या तो फिर 10,000 ईयर स्नो गिनसिंग इससे कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसे एक्सट्रीमली रेयर आइटम्स हैं जिसे पाने के लिए मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे से लड़ने तक को तैयार हो जाए, इवन मारने तक को। जिनको यकीन नहीं हो रहा था कि एक मर्चेंट ग्रुप ऐसी चीजें इतनी आसानी से हासिल कर पा रहा है जिसके लिए मार्शल आर्टिस्ट किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए वो कहता है म्योंगबो और जिनबो, इनमें से एक लो और अपने इनर की को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दो, और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तब तक मेरे रूम की रखवाली करना। ट्विन ब्रदर्स में से एक पूछता है ये क्या है सर? जिन बताता है ये तुम्हारे शरीर के लिए काफी बेहतर है, तो इसे खोना मत, और हाँ ये काफी रेयर भी है। जिस पे म्योंगबो एक गेट ओपन करते हुए बताता है कि आप इसे रेयर बोल रहे हैं, मर्चेंट चीफ ने तो यहाँ पर उसका ढेर लगा रखा है। जिन जब अपने सामने ये सब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि आखिरकार पैसे की कितनी अहमियत है। थोड़े समय बाद जिन अपने इनर की को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करता है, जहाँ उसने अभी तक कंज्यूम कर लिया था। जैसे कि मार्शल आर्ट की बात की जाए तो उसकी ट्रेनिंग काफी मुश्किल और दर्दनाक होती है, पर उससे तुम्हें कुछ खास रिजल्ट्स मिलते नहीं जब तक तुम अपने इनर की को बैलेंस ना कर पाओ। जिन जब उसे बैलेंस करने की कोशिश करता है तो जैसे उसके शरीर में आग लग जाती, वो सप्रेस करता है और एक ही बार में और भी ज्यादा पुश करके अपने इनर की को एक्यूमुलेट कर लेता है। जिसके बाद जब वो अपने फिस्ट से लाइटनिंग जनरेट करता है तो उसे पता चलता है कि वो 5th स्टेज पर पहुंच चुका है। बट इससे जिन के शरीर से काफी टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से उसके शरीर से स्मेल भी आने लगती है। जिन के लिए अब प्रॉब्लम थी वॉइड स्टोन मिल्क, क्योंकि अब उससे एब्जॉर्ब करने की बारी थी। जिन उसे पीता है ये सोचते हुए कि प्योर वॉइड स्टोन मिल्क को एब्जॉर्ब करना बिल्कुल ऐसा है जैसे रेत और पानी को मिलाकर एक बाउल को क्रिएट करना और फिर फर्नेस में उसे लेकर जाके उसे मजबूत करना, जिसमें अगर वो टूट गया तो तुम नाकामयाब हुए और अगर वो टूटा नहीं तो तुम कामयाब हुए। जिन जब उसे ड्रिंक कर लेता है तो उसे प्योर वॉइड स्टोन मिल्क के स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास होता है, जो कि जिन को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। जिन जंप करके अपने फिस्ट से उसका सामना करने के लिए तैयार होता है ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। 7 दिन के बाद हुआ जिन से मिलने के लिए आता है। हुआ को काफी फिक्र थी क्योंकि जिन पूरे 1 हफ्ते से अपने एनर्जी को सर्कुलेट कर रहा था, इसी वजह से उसे जिन की और भी ज्यादा फिक्र हुए जा रही थी। ट्विन ब्रदर्स हुआ को रोक लेते हैं। हुआ कहता है बहुत ज्यादा देरी हो चुकी और अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं, जिसपे ट्विन ब्रदर्स उससे कहते हैं नहीं, उन्होंने कहा है कि कोई भी रास्ते में आए तो हम उसे आगे ना बढ़ने दें, कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तभी अचानक वहाँ पर एक तगड़ा ब्लास्ट होता है। वह काफी हैरानी से उसी तरफ देख रहा था जहाँ जिन काफी भड़का हुआ था। वह पूछता है आखिर ये हमें ऐसे घूर क्यों रहा है। साथ में वह को काफी हैरानी होती है क्योंकि उसने आज तक सिर्फ की डेविएशन के बारे में सुना था, बट जिनके पास से जो स्मेल आ रही थी उसकी वजह से वह समझ जाता है कि की डेविएशन की वजह से क्या होता है। अचानक से जिन बेहोश हो जाता है। वो तीनों जिन के पास आते हैं और उसे जगाने लगते हैं। वह पूछता है क्या तुम ठीक हो? जिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था पर वो काफी ज्यादा हाँफ रहा होता है। अभी वो लोग जिन को उठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी जिन वहाँ से जाने लगता है, ये बोलते हुए कि यहाँ पर काफी गर्मी है, मैं थोड़ा ठंडा होने जा रहा हूँ तो मेरा पीछा मत करना। अगले सेकंड वो वहाँ से चला जाता है। वो तीनों जिन को वहाँ से जाते हुए देखते रह जाते हैं। जिन वहाँ मौजूद सभी घरों की छत पे से जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि मेरा शरीर पूरी तरह से जल रहा है, मेरा ये शरीर इस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर अंदर से फट जाएगा। आखिर इतनी गर्माहट क्यों? मैं इस ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और अगर ऐसे ही होता रहा तो योनहा मर्चेंट ग्रुप नहीं, ये पूरी स्ट्रीट ही शायद मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाएगी। जितना ज्यादा हो सके मुझे उतना ज्यादा दूर जाना होगा। जिन पहुंचता है माउंटेन्स के बीच, जहां वो एक माउंटेन के
ऊपर जंप करता है, जिसकी वजह से उस माउंटेन में भी क्रैक आ जाते हैं। जिन अपनी लाइटनिंग को रिलीज करना स्टार्ट करता है क्योंकि वो अब इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता था। अचानक उसे वो मोमेंट याद आता है जब पिछली जिंदगी में डेमोनिक कल्ट के लोगों ने उसे मारा था, जिसके अगले ही पल वो डिसाइड करता है कि वो अगर इसे होल्ड नहीं कर सकता तो वो इसे रिलीज करेगा। चीखते हुए जिन उस लाइटनिंग को रिलीज करता है। अचानक उस माउंटेन पर एक बहुत ही भयानक लाइटनिंग की स्ट्राइक होती है। हर किसी की नजर उसी तरफ थी, जहाँ एक आदमी कहता है ये पहली बार है जब मैं देख रहा हूँ कि एक लाइटनिंग ग्राउंड को टच कर रहा है। थोड़ा समय बीतता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही। जिन इस वक्त उस बारिश में खड़े होकर ही बोलता है 6 नहीं 7, मैं इतनी ज्यादा एनर्जी डिस्चार्ज तो नहीं कर सकता, पर अब तक मेरी व्हाइट लाइटनिंग 10 फेज आर्ट 8th फेज पर पहुंच चुकी। हम देखते हैं कि स्ट्रीट में बारिश हो रही होती है और जो भी लोग बाहर घूम रहे थे वो जिन को घूरे जा रहे थे क्योंकि जिन के कपड़े फट चुके थे और वो ऐसा कह सकते हैं कि आधा नेकेड था। जिन डिसाइड करता है कि उसे पहले कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए। दिन वो एक स्टोर पर जाता है और वहाँ से कुछ कपड़े खरीदता है। जिन पूछता है कि इसके लिए कितने हुए, जिसपे वहाँ का ओनर कहता है पे करने की कोई जरूरत नहीं है सर। जिन कहता है क्या मतलब जरूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसपे वो ओनर कहता है जब से आपने ओयुंग क्लैन और लिटिल डाइटी सेक्ट के कमीनों को पीटा है और उन्हें सबक सिखाया, तब से यहाँ पर ज्यादा ठग आते नहीं है, तो हमारा काम ऐसे ही काफी अच्छा चल रहा है और इवन उसी की वजह से अब मैं अपने बच्चों को भी अपनी दुकान पर ला सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मारपीट होती नहीं। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये मैं अपनी तरफ से आपको रीपे कर रहा हूँ। वैसे बाहर काफी बारिश हो रही है तो एक अम्ब्रेला भी ले लीजिए। उस ऑनर की जो दोनों बच्चियां होती हैं वो जिन को अम्ब्रेला ला के देती है। जिन कहता है ठीक है फिर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जिन जब वहाँ से जा रहा होता है तो उस शॉप का ओनर अपनी बेटियों के साथ दोबारा से जिन को थैंक्स बोलता है। जिन आगे बढ़ पड़ता है। बारिश अभी भी हो रही होती है। जिन सोच रहा था सच में यहाँ पर कितना सुकून है। आज से पहले मैंने कभी भी स्ट्रीट्स पर इतना ध्यान नहीं दिया, ना ही कभी इस बात का ध्यान दिया कि लड़ाई के बाद होता क्या है, पर अब जब मैं देख रहा हूँ कि लोग कितने खुश हैं तो सच में ये फीलिंग मैं जाहिर नहीं कर पा रहा। अचानक हम वहाँ पर म्योंग को देखते हैं जो कि भागते हुए जिन के पास जाता है। म्योंग कहता है हे काफी समय हो चुका है, सच में देखो कितनी बारिश हो रही है। जिन कहता है तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले, हमेशा तुम व्यस्त ही रहते हो। अब ये बताओ ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं, अब तुमने क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्त। इसी समय हम देखते हैं मोयोंग क्लैन का सीन, एम्परर्स की असेंबली, जहाँ पर एम्परर्स असेंबली के अंदर मौजूद डोकुगो क्लैन का पैट्रियार्क डोकुगो म्योंग कहता है काफी समय हो चुका है हम सभी पैट्रियार्क्स को एक साथ आते हुए, वो भी इस एम्परर्स असेंबली में। तुमने बहुत अच्छा काम किया मोयोंग बिन। मोयोंग क्लैन का जो पैट्रियार्क होता है यानी कि मोयोंग बिन, वो कहता है कम ऑन इसे ऐसे मेंशन मत करो, मैं बड़ी मुश्किल से इस असेंबली को अरेंज कर पाया हूँ। बाय द वे ओ यांग साइंग, मैंने सुना कि हाल ही में तुम्हारे क्लैन में काफी दुर्भाग्यवश घटना हुई। मैंने सुना कि तुम्हारे क्लैन का ओ यांग हु, जिसने मर्चेंट ग्रुप के बेटे को डुएल में चैलेंज किया और उसमें अपनी जिंदगी हार गया, क्या यह सच है। वहीं पर यानी कि एम्परर्स असेंबली में ही ओ युंग क्लैन का पैट्रियार्क ओ युंग सांग भी बैठा होता है। बिन कहता है अगर हम ओ युंग हो की बात कर रहे हैं तो अगर तजुर्बे की बात की जाए तो वो काफी माहिर था इस मामले में। खास करके मैंने सुना था कि मर्चेंट ग्रुप में वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, पर फिर मर्चेंट ग्रुप ने उसे संभाल लिया, जिसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं। एम्परर्स असेंबली का हेड नाम गुंग क्लैन का पैट्रियार्क, पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट ब्लेड एम्परर नाम गुंग, वो कहता है वो हार गया, वो भी सिर्फ एक मर्चेंट ग्रुप से। ये सच में हंसने ही वाली बात है। सीरियसली ये तो जेस्टर के परफॉर्मेंस से भी काफी ज्यादा मजेदार है। तुम सबको ये नहीं लगता? डोकुगो इस बात में अपनी हामी जताता है और बाकी लोग हंस रहे होते हैं। सांग कहता है वो कमीना ओ यांग